कैंग सनू, जिस पर इन लोन शार्क का कर्जा है। उसके बाप एक इंसिडेंट में घायल है और उसकी सर्जरी के लिए बहुत पैसा लगेगा। अब उसके पास कुछ नहीं है। ही इज ब्रोकन नाउ। कहीं से ये बंदा टपक जाता है जो उसे फाइटिंग वर्ल्ड में आने का ऑफर देता है, जिसमें वो इन जानवरों से लड़ने वाला है, पर बदले में उसे रोकड़ा मिलेगा। अपने बाप को बचाने और गरीबी से निकलने के लिए सनू ये ऑफर मान लेता है, लेकिन फाइटिंग वर्ल्ड में उसका इंतजार कर रहे हैं ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स जो इंसान कम और जानवर ज्यादा लगते हैं। इस मानव की फाइट्स जनरली इंसान है। मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अगर तुम्हें लुकिज्म जैसी इंटेंस फाइट्स पसंद आती हैं, तो यह मानव तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। इस मानव की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं जहाँ कुछ गुंडे एक कपल को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो आदमी कहता है, मुझे बस 1 महीने का वक्त दीजिए, हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे। पर उन गुंडों का बॉस कहता है, अगर तुम किसी से पैसे उधार लेते हो तो तुम्हें अपने ऑर्गन्स बेचकर भी उन्हें उनके पैसे लौटाने चाहिए, और यही तुम्हें एक इंसान बनाता है। और अब तुम्हें असली दर्द फील होगा। तभी वो गैंगस्टर नोटिस करता है कि वो औरत किसी को मैसेज कर रही होती है, तो वो उससे उसका मोबाइल छीन लेता है और कहता है, तुम क्या पुलिस को कॉल कर रही थी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसका कोई फायदा नहीं है। वो फोन की तरफ देखता है कि वो पुलिस को नहीं बल्कि अपने बेटे को मैसेज कर रही थी, जो उसे मैसेज करते हुए बताती है, बेटे तुम कहाँ पर हो? कुछ भी हो जाए घर वापस मत आना। फिर वो गैंगस्टर कहता है, तुम्हें टॉर्चर करने के बजाय मुझे तुम्हारे बेटे को टॉर्चर करना चाहिए। वो कपल्स कहते हैं, नहीं मेरे बेटे को छोड़ दो। वो गैंगस्टर्स उन कपल को बांध देते हैं और इसी के बाद हम देखते हैं उनका बेटा घर के बाहर आ चुका है, जिसका नाम है कैंग सनू। उसकी माँ उससे कहना चाहती है कि प्लीज घर मत आना, पर उन गैंगस्टर्स ने इसका मुंह बंद करा होता है। कैंग सनू दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं सारे गैंगस्टर्स उसे मारने के लिए छुपे हुए होते हैं। वो अपना बैग और जूते उतारता है और जैसे ही वो अंदर आने लगता है, एक बंदा अपना बैट उसके सर पर बजा देता है, लेकिन कैंग सनू उसका कॉलर पकड़ता है और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। और ये देखने के बाद उस गैंगस्टर की फट जाती है, क्या ये कैसे हुआ? तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मार डालो उसे। लेकिन कैंग सनू एक एक करके उन सबको मारे जा रहा था। एक गैंगस्टर उसे किक करने वाला होता है, लेकिन कैंग सनू उसका किक पकड़ता है और उसके पैर पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसका पैर तक टूट जाता है। तभी पीछे से एक और बंदा उस पर टेबल मारने वाला होता है और मार भी देता है, लेकिन कैंग सनू को कुछ नहीं होता और वो उसे घूरने लगता है। और ये देखकर ही वो गैंगस्टर डर जाता है और कैंग सनू से भी पेल देता है। उन गैंगस्टर्स का बॉस ये देखकर हैरान है, ये यहाँ पर हो क्या रहा है? और वो तैयार हो जाता है उसके फादर को मारने के लिए, लेकिन कैंग सनू उसके मुंह पर एक आयरन दे मारता है, जिससे उसका मुंह दीवार के अंदर घुस जाता है। और इसकी हालत आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद कैंग सनू अपने माँ बाप को खोलता है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फाइट ना करूं तो आप लोगों को इतना गरीब नहीं होना चाहिए था। और ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और उसकी माँ कैसी है? सनू। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ वो सारे गैंगस्टर्स एडमिट हुए हैं और वो सभी दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। और यहाँ पर ये चश्मिश बंदा जिसका नाम है किम मिन सियोक, ये सब हो क्या रहा है? ये सारे गैंगस्टर्स एक लड़के के माँ बाप को टॉर्चर कर रहे थे और उसने इनका यह हाल कर दिया। और वो लड़का बस एक हाई स्कूलर है। और ये सुनकर मिन सियोक हैरान हो जाता है। वहीं पर उन गुंडों का बॉस जो कि एडमिट हो रखा था, वो अपने साथी से कहता है, उस कमीने को जिंदा मत छोड़ना। उसका साथी कहता है, बॉस कैंग सनू भी इसी हॉस्पिटल में है और आप फिक्र मत कीजिए, ब्लैक बियर भी यहाँ पर आ चुका है। तो वो लड़का अब मरने वाला है। मिन सियोक भी ये बात सुन लेता है और वो नर्स से पूछता है, उस लड़के हाई स्कूलर का रूम कहाँ पर है? वो नर्स बताती है, रूम 202। और ये सुनकर ही मिन सियोक उस रूम की तरफ भागने लग जाता है और सोचता है, अगर वो ब्लैक बियर है जो मैं अभी सोच रहा हूँ, तो वो इस पूरे एरिया का टॉप फाइटर है। तभी वो रूम 202 के पास पहुँच जाता है और जानकर देखता है कि ब्लैक बियर और कैंग सनू आमने सामने हैं। जहाँ ब्लैक बियर कहता है, तुम्हें मारने के लिए मुझे कहाँ गया है, पर तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, लेकिन तुम बड़े इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि मुझे देखने के बाद भी तुम अभी तक नहीं डरे। इसका मतलब अब मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि असली डर क्या होता है। और ये कहते हुए वो कैंग सनू के ऊपर एक जापड़ लगाने वाला होता है, लेकिन तभी कैंग सनू उसके मुंह पर एक पंच मारने वाला होता है। और उससे पहले ब्लैक बियर का जापड़ उस पर लग जाता है और वो जमीन से चिपक जाता है। ब्लैक बियर कहता है, ओए बच्चे, भले ही तुम कितने भी पागल क्यों ना हो, अगर तुम मुझ पर ऐसे ही अटैक करोगे तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम डरते भी नहीं हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। पर तभी वो देखता है कि कैंग सनू जमीन पर से उठ रहा है और वो कहता है, हाँ
तुम तो कुछ ज्यादा ही बोलते हो। और ये सुनने के बाद ब्लैक बेयर गुस्सा हो जाता है और सनू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पर उससे पहले ही किंग सनू घूम जाता है और उसके मुंह पर एक बहुत ही जबरदस्त किक थ्रू करता है, जिसे देखकर मिनसियोक भी हैरान हो जाता है। ब्लैक बेयर जमीन पर गिरने वाला होता है और मिनसियोक सोचता है, नहीं नहीं, मैंने ये कभी नहीं सुना कि ब्लैक बेयर किसी से हार गया है। अभी तक किसी ने भी ब्लैक बेयर को जमीन पर नहीं गिराया। पर तभी वो देखता है कि ब्लैक बेयर अभी तक जमीन पर नहीं गिरा, उसने खुद को जमीन पर गिरने से बचा लिया है। मिनसियोक सोचता है, हाँ मुझे पता था, ब्लैक बेयर को कोई ऐसे ही हाई स्कूलर हरा नहीं सकता। इसे ऐसे ही फिजिकल किंग नहीं कहा जाता। वो तो अपने ताकत की वजह से पूरे कंट्री में जाना जाता है। वो इतनी आसानी से तोड़ी ना गिरने वाला है। और ब्लैक बेयर कहता है, तुमने क्या सोचा कि तुम जैसा एक हाई स्कूलर मुझे नीचे गा? तभी सनू उसके मुंह पर पंच मार देता है और इस पंच से ब्लैक बेयर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सनू को एक लॉक में फंसा लेता है और कहता है, मुझे अपना अल्टीमेट मूव एक हाई स्कूलर पर यूज करना पड़ रहा है। और ये ब्लैक बेयर का एक सिग्नेचर मूव है जिसका नाम है बोन क्रश। और ये देखने के बाद मिनसियो कहता है, ये सब मुझे रोकना ही पड़ेगा। तभी वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। तुम दोनों रुक जाओ। लेकिन ब्लैक बेयर सनू को और भी जोर से दबाने लगता है, पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि सनू को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ब्लैक बेयर सोचता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की इसमें। और तभी किंग सनू मूव करता है। ब्लैक बेयर ये देखकर हैरान हो जाता है, तुम इस सिचुएशन में भी हिल कैसे रहे हो? और वो और भी ज्यादा जोर से किंग सनू को दबाने लगता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। इसके बाद सनू अपने हाथों को ब्लैक बेयर के शोल्डर्स पर रखता है और खींच के उस पर एक हेडबट दे मारता है। और ब्लैक बेयर सोचता है, क्या इसकी हड्डियां मेटल से बनी हुई है? और ये कहने के बाद सनू एक और हेडबट लगा देता है और ब्लैक बेयर की कुछ ये हालत हो जाती है। मिनसियोक तभी कहता है, रुक जाओ, वो हार चुका है। अगर तुम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। और तभी वो किसी को फोन लगाता है। रूम नंबर 202 में एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका सर फूट चुका है, जल्दी आओ और इसे ले जाओ। किंग सनू कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम इनके साथी हो? मिनसियोक कहता है, वेल मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर लूँ। सनू कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। मिनसियोक कहता है, ध्यान रखना, ब्लैक बेयर कुछ टाइम के लिए उठना नहीं चाहिए और अपने काम पर लग जाते हैं। फिर मिनसियोक सनू को एक कार्ड देता है। ये उस चीज का कार्ड है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, जो भी तुम चाहते हो। तुम्हें बस मेरे बॉस के लिए एक फाइट लड़नी पड़ेगी। पर सनू उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है, मुझे फाइट करके पैसे कमाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहने के बाद ही वो वहाँ से चला जाता है। मिनसियो कहता है, हाँ सोच कभी भी बदल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं एक बाथरूम जहाँ पर सनू अपना मुंह धो रहा होता है। मैं अपनी लाइफ में जिन भी मुसीबतों में पड़ जाऊं, लेकिन मैं कभी भी अपने माँ से किए हुए वादे को नहीं भूल सकता कि मैं कभी भी किसी फाइट में ना पड़ूं। तभी वहाँ पर सनू का डैड आ जाता है जो कहता है, तुम इस हालत में कहाँ जाने की सोच रहे हो? सनू कहता है, तो आप ही बताओ इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? आप एक बॉक्सर चैंपियन हो और आपके पास बहुत सारे ऑफर्स भी आए हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? आप एक चैंपियन हो तो आपको इस पर घमंड है, जिसकी वजह से आप लोकल में फाइट नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता आपको क्यों नेशनल टीम से बाहर निकाला गया, पर क्या आपका प्राइड मेरी बीमार माँ से भी ज्यादा है? सन्नू के फादर चुपचाप सुन रहे हैं और फिर जाते हुए कहता है, यहाँ से जाने की सोचना भी मत, हॉस्पिटल में ही रहना। उसके जाने के बाद ही सन्नू का सर चकराने लगता है। मेरा सर, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं कम सोने लगा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब मेरे डैड की वजह से है। जब भी मैं अपने डैड को देखता हूँ मेरा सर दर्द करने लगता है। मैं अपने डैड से नफरत करता हूँ। वो हमेशा घायल होकर घर आते हैं और उनके माँ बाप के सामने झुकते हैं, जो मुझे बुली करते हैं। मैं अपने डैड के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है जो भी वो कर सकते हैं। मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ और काम करने के बाद भी मैं ज्यादा कमा नहीं पाता और मेरे स्कूल के बुली भी मुझे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे काम जाने वाला स्कूटर भी तोड़ दिया और मैं अपनी माँ की वजह से घर भी नहीं छोड़ सकता। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। और इसी के बाद ही सन्नू बेहोश हो जाता है और वो उठता है हॉस्पिटल के बेड पर। मैं सर, क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था? और वो अपने फोन की तरफ देखकर कहता है, आखिर में कितने टाइम तक यहाँ पर था? वो देखता है उसके डैड की तरफ से एक मैसेज आया होता है, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं आज रात। सन्नू सोचता है, क्या ये मुझसे क्या छुपा रहे थे? और फिर वो अपने डैड को फोन लगाता है और पूछता है, क्या माँ ठीक है? उसके बाप का रिप्लाई आता है, सन्नू घर पर मत आना, वहाँ पर गैंगस्टर्स छुपे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो। तुम्हें एक अलग हॉस्पिटल में अलग नाम से शिफ्ट किया गया है ताकि वो लोग तुम्हें ढूंढ ना पाए। सन्नू पूछता है, पर मेरी माँ कहाँ पर है? सन्नू के डैड कहते हैं, तुम्हारी माँ पुलिस स्टेशन के पास जो हॉस्पिटल है वहाँ पर छुपी हुई है, तो उनके बारे में फिक्र मत करो। मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, तो बेटे तुम वहाँ से नहीं निकल सकते। मैं फोन रखता हूँ, जहाँ पर हो वहीं पर रहना। और ये कहते हुए वो फोन को काट देता है। और सन्नू सोचता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उनसे नहीं लड़ता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे
मुझे अपनी मोम को जल्दी से ढूंढना ही पड़ेगा। वो यहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है उसके डेट का। क्या डेट? फिर से वो कॉल पिकअप करता है। कॉल पर से कोई कहता है, वहाँ से आवाज आती है, क्या आप मिस्टर हांग के बेटे हो? सनू कहता है, हाँ मैं ही उनका बेटा हूँ। क्या हुआ? वहाँ से आवाज आती है, ये बहुत बुरा हुआ, मिस्टर हांग छत पर से गिर गए हैं और वो बेहोश हैं, वो बहुत घायल हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद सनू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद सनू के डेड को हॉस्पिटल में लाया जाता है। डॉक्टर सनू को बताता है इसका सर्जरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इस सर्जरी का फीस भी बहुत ज्यादा है, 100 मिलियन वॉन। और इस सर्जरी के बाद भी दवाई वगैरह और ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। जो सुनने के बाद सनू अंदर से टूट जाता है और वो रोने लगता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? लेकिन तभी सनू को उस कार्ड के बारे में याद आता है जो उसे मिनसेओक ने दिया था और सनू ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। वो दौड़ता हुआ जाता है उस रूम की तरफ। रूम नंबर 202 के पास पहुंचकर वो दरवाजा खोलता है और डस्टबिन में झांक कर देखता है कि वो कार्ड वहाँ पर नहीं है। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। वो कूट कूट कर रोने लगता है, पर पीछे से वही कार्ड लेकर कोई आता है। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? और ये है वही मिनसेओक। क्या तुमने अपना मन बदल लिया? सनू रोते हुए उससे पूछता है, अगर मैं ये काम करूंगा तो तुम मुझे कितना दोगे? मिनसेओक कहता है, लगभग 10 बिलियन वॉन, अगर तुम जीत गए तो। और ये सुनकर सनवू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मिनसेओक कहता है, अगर तुम जीतते भी नहीं हो तो तुम अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाकर बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। तो तुमने क्या सोचा? क्या तुम हमारे साथ आओगे? 10 बिलियन वॉन की बात सुनकर सनू शॉक में है और वो जाते हैं मिनसेओक के ऑफिस बात करने के लिए। मिनसेओक सनू को एक डॉक्यूमेंट देता है, इसे तुम ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद जब तुम तैयार हो जाओ तो इस पर साइन कर लेना। सनू कहता है, फाइटिंग वर्ड ये क्या चीज है? मिनसेओक बताता है, फाइटिंग वर्ड एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट है जहां पर फाइटर्स हमारी तरफ से दिए हुए डोपिंग ड्रग्स लेकर फाइट करते हैं। सनू कहता है, डोपिंग? मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करूंगा। मिनसेओक बहुत सारे डोपिंग ड्रग्स उसके सामने रखता है। ये कोई आम ड्रग्स नहीं है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये एक आम इंसान को भी एक मॉन्स्टर बना सकता है और ये ड्रग्स ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि तुम इसे लो। सनू कहता है, रुको, आखिर तुम हो कौन? मिनसेओक कहता है, ओ माफ करना, मैंने अपने बारे में बताई ही नहीं। मेरा नाम है किम मिनसेओक। मैं एक वीआईपी का स्काउट हूँ जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फाइटिंग वर्ल्ड में। सनू पूछता है, स्काउट ये क्या चीज है? मिनसेओक कहता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं वहाँ पर कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो डोपिंग के बिना कोई फाइट जीता हो। सनू फिर से कहता है, मैंने पहले भी कहा है मैं ऐसी कोई चीज यूज नहीं करूंगा। मिनसेओक कहता है, वहाँ जाने के बाद तुम और भी ज्यादा डोपिंग के बारे में जान जाओगे। सनू सोचता है, ये बंदा तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा। मिनसेओक कहता है, अगर तुम टूर्नामेंट जीत जाते हो और टॉप 20 में आ जाते हो तो तुम्हें खुद से एक स्पॉन्सर चुनना पड़ेगा और उस वक्त तुम मेरे वीआईपी को चुनोगे और हमें विक्ट्री की तरफ ले जाओगे, बस इतना ही। सनू कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब बस मुझे मेरे पैसे दे दो। मिनसेओक कहता है, प्रॉब्लम बस यही है, टूर्नामेंट जीतने के बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। सनू कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो फिर मैं तुम्हारे साथ काम ही क्यों करूं? मिनसेओक कहता है, अरे शांत हो जाओ, तुम पैसे अपने पेरेंट्स के लिए चाहते हो है ना, ताकि उनकी सर्जरी हो जाए और तुम उनको सेफ रख सको, बस यही ना। सनू हैरान हो जाता है, क्या तुम्हें कैसे पता? मिनसेओक कहता है, जब तक तुम मेरे बॉस के लिए फाइट करोगे तब तक हम तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे, उनकी सर्जरी, पैसे और ट्रीटमेंट्स भी हम करेंगे और वो गैंगस्टर्स जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनको भी हम देख लेंगे। सनू कहता है, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? लेकिन तभी सनू को उसकी माँ का कॉल आता है। फोन पर उसकी माँ कहती है, बेटा क्या तुमने हॉस्पिटल की फीस भर दी और क्या इन बॉडीगार्ड्स को तुमने भेजे हैं? सनू ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है। मिनसेओक कहता है, तुम्हारा घर अभी सेफ है, तुम आराम से रह सकते हो, और ये सब कुछ मिनसेओक नहीं किया होता है। सनू अपनी माँ से कहता है, हाँ ये सब मैंने किया है, वो लोग जो भी कह रहे हैं उनकी बात सुनना और मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा, तो मैं फोन रखता हूँ। फोन कटने के बाद सनू मिनसेओक से पूछता है, क्या मुझे सच में 10 बिलियन वॉन मिलेंगे? मिनसेओक बताता है, 10 बिलियन वॉन तो बस एक बेस्ट प्राइस है, तुम तो इससे और भी ज्यादा जीत सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम पर कितने लोग बैट करते हैं, कुछ फाइटर्स तो 15 बिलियन वॉन भी जीत जाते हैं। सनू ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, यह तो बहुत ही ज्यादा है। मिनसेओक कहता है, हाँ ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, जितना ज्यादा ये प्राइस है उतनी ही जल्दी यहाँ पर फाइटर्स डिसेबल या फिर मर भी सकते हैं, और प्रीवियस टूर्नामेंट में तो सिर्फ 10% लोग ही बच पाए थे। सनू पूछता है, अगर इतने सारे लोग मरते हैं तो किसी को पता क्यों नहीं चलता इसके बारे में, ये एक सीक्रेट कैसे है? मिनसेओक कहता है,
यहाँ पर देखो, जब तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन करते हो तो हम तुम्हारा एक डेथ सर्टिफिकेट बना देंगे। ये हॉस्पिटल होस्ट करता है टूर्नामेंट को और हॉस्पिटल से अच्छी जगह और कोई भी नहीं होती एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तुम्हें बस एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना है जहाँ पर तुम एक कैमरे में कैद होकर या फिर अपना नाम बताकर तुम इस खेल में ज्वाइन हो सकते हो और फिर हम तुम्हारा एक डेथ सर्टिफिकेट बना देंगे। इसके बाद ऐसा कोई मौत नहीं जिसे हम झूठा न बना सके, चाहे वो बीमार होना हो, एक्सीडेंट होना हो या फिर कोई बीमारी का साइड इफेक्ट। सनू ये सुनकर कहता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्या हो अगर मैं इसकी पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? मिनसेओक कहता है, हमारे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हम तुम्हें एक ड्रग एडिक्ट इंसान बना ले और इसके बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो तुम्हारे इन बातों पर भरोसा करेगा। कौन पागल होगा जो ये मानेगा कि कोई ऐसा भी टूर्नामेंट है जहाँ लोग मरते हैं? लोग तुम्हें पागल कहेंगे और चिंता मत करो, जब तक तुम ये सब रिपोर्ट करोगे तब तक तुम मर चुके होगे। आयर, यही तो है इस हॉस्पिटल की ब्यूटी। पर मैं फिर से कहूंगा, ये तुम्हारे ऊपर है कैंग सनवू। तो क्या तुम साइन करोगे? ज्यादातर लोग सोचने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, पर तभी सनवू कहता है, बस अपना प्रॉमिस याद रखना, और वो साइन कर देता है। और उसे साइन करते हुए देख मिनसेओक हंसने लगता है और उसी वक्त पीछे से एक नर्स आती है जो सनवू को एक इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देती है। बेहोश होते हुए मिनसेओक सनवू से कहता है, फिक्र मत करो, ये बस एक एनेस्थेसिया है तुम्हें अरीना तक पहुंचाने के लिए। और कैंग सनवू, याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स की हम ध्यान रखेंगे जब तक तुम फाइटिंग वर्ल्ड में हो। तुम्हें जीतना है ताकि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है, एक बंदा उसे एक दरवाजे के अंदर ले जा रहा होता है। सनवू सोचता है, आखिर ये कैसी जगह है? क्या मैं मर चुका हूँ? ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सनवू उस बंदे से पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ? वो बंदा कहता है, चुप रहो, यहाँ से हिलना मत, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हेल है। इसके बाद हम HS बिल्डिंग को देखते हैं जहां हम देखते हैं होसेन ग्रुप के वाइस चीफ को जिसका नाम है चा योनवू। और वो मिनसेओक को कहता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, एक हाई स्कूलर हमारे लिए फाइट करेगा और इसने ब्लैक बियर को भी हरा रखा है। मिनसेओक कहता है, ऑफ कोर्स चीफ। वाइस प्रेसिडेंट ह्यूंगनिम इस बात पर हंस सकते हैं क्योंकि जितना ज्यादा बेकार ये सुनने में लग रहा है उतना ही अच्छा है हमारे लिए। वाइस प्रेसिडेंट जो फाइटिंग वर्ड से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो ये सुनने के बाद आकर उस पर बेट लगाएगा और हमको तो यही चाहिए कि वो हमको अंडर एस्टिमेट करे। योनवू कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? हम अकेले एक हाई स्कूलर की वजह से ह्यूंगनिम को नीचे गिराएंगे? जिस पर मिनसेओक बताता है, व्हाइट बियर के बोन क्रश अटैक के बाद हमने कैंग सनवू की बॉडी चेक की और उसकी कंडीशन हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। योनवू कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और इसी टाइम सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं सनवू अपनी आंखें खोल रहा होता है और एक फाइटर उसे किक मारने ही वाला था, लेकिन गार्ड आकर उसे पीछे कर देता है और वो कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। और कैंग सनवू देखता है कि वो एक कैमरे में कैप्चर हो चुका है, मतलब अब वो फाइटिंग मोड में है और इस फाइटर का नाम है हान चियोल। तभी कैमरे से आवाज आती है, प्लेयर उठ चुका है, चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। सनवू कहता है, ये क्या चीज है और मैं हूँ कहाँ पर और ये कैसी यूनिफॉर्म है? तो सनवू को एक हाई स्कूलर दिखाने के लिए इन्होंने इसे एक हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहना दी है। तभी कैमरे से आवाज आती है, रैंडम मैच अब स्टार्ट होता है। इस मैच के बाद 200 प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे जो कि फाइनल बैटल खेलेंगे और ये है डोपिंग टेस्ट राउंड, जहाँ तुम सबको एक रैंडम डोपिंग दिया गया है जिसकी मदद से आप अपनी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ा सकते हो। और यहाँ से VIPs इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे और अपना प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी शुरू किया जाए। और सनवू सोचता है, मैंने अपने फाइट ना करने का प्रॉमिस तो तोड़ दिया और उसके साथ स्कूल ग्रेजुएट करने की प्रॉमिस भी, लेकिन मैं डोपिंग ना लेने का प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकता। तभी हम देखते हैं हान चियोल वो डोपिंग ले लेता है और उसे मिला है पावर डोपिंग। और पावर डोपिंग लेने के बाद अचानक से वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। सनवू अभी तक उसे देखकर शौक में ही है। तभी हान चियोल उसके ऊपर कूद जाता है, वो उसे अपने दोनों पैर से कुचलने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैंग सनवू वहाँ से बच जाता है और वो अटैक जाकर दीवार पर लगता है जिससे वो दीवार तक टूट जाती है। सनवू कहता है, ये क्या है? ये तो इंसान हो ही नहीं सकता, कुछ देर पहले तो ये बहुत दुबला पतला था, अचानक से ऐसे क्या हुआ है? तभी कैमरा से आवाज आती है, हान चियोल सक्सेसफुली अपनी पावर एनहेंस कर चुका है। हान चियोल कहता है, पावर डोपिंग तो मेरे लिए एक जैकपॉट है, काश ये मुझे पहले मिला होता तो इससे मैं उन लोगों को मार देता जो मुझे लूजर कहते हैं। फिलहाल मुझे ऐसे मारना होगा। तभी वो एक जंप मारता है और अचानक से कैंग सनवू के सामने आ जाता है और हंसते हुए कहता है, अब मैं इस छोटे बच्चे को कैसे मारूं ताकि मुझे मजा आए। तभी सनवू बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसके मुंह पर एक पंच मारता है और पीछे चला जाता है। हान चियोल ये मुक्का खाने के बाद कहता है, हाँ, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सनवू सोचता है, तो मतलब उसका रिएक्शन टाइम एनहेंस्ड नहीं हुआ है।
अगर मैं धीरे धीरे करके डिस्टेंस को क्लियर करूं तो मुझे एक ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन तभी अचानक से हान च्योल उसके सामने आ जाता है और उसके सर पर एक जोरदार पंच मार देता है। सनु कहता है लेकिन मैं इस मॉन्स्टर को हराऊं कैसे? कुछ भी करके मुझे इसके मुंह पर हिट करना पड़ेगा। तभी वो अपने हाथ के फोर्स को यूज करके घूमता है और हान च्योल के मुंह पर एक किक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हान च्योल उसे एक जोर का धक्का मार देता है और इस एक अटैक से ही केंग सनु के मुंह से खून आने लगता है। और तभी हान च्योल केंग सनु का पैर पकड़ता है और उसे एक हाथ से ही उठा लेता है और हंसते हुए कहने लगता है, मुझे तो तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और वो सनु को जमीन पर पटक देता है और इससे सनु का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। हान च्योल कहता है तुम्हें मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और अब हम देखेंगे एक इंसान को किस हद तक कुचला जा सकता है। और तभी वो जमीन के फोर्स को यूज करते हुए एक जंप मारता है और जंप करते हुए कहता है, वो लोग जो मुझे लूजर कहते हैं उन कमीनों को कह दो कि अब मैं असली किंग हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अभी जो हान च्योल ने जंप किया होता है वो कूद जाता है केंग सनु के ऊपर और ये खाकर केंग सनु जमीन के अंदर घुस जाता है, मतलब नॉट लिटरली। और उस अटैक से नीचे की जमीन भी टूट जाती है। हान च्योल हंसते हुए कहता है, फाइट का सबसे बेस्ट पार्ट है किसी इंसान के सीने के रिब्स को ही तोड़ देना। और वो केंग सनु के रिब्स को और भी जोर से दबाने लगता है। इसके बाद हम थोड़े पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिनसियोक योनू से बात कर रहा था। मिनसियोक कहता है, हमने केंग सनु की बॉडी चेक की और वो हमारे इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड था। सनु की बोन की डेंसिटी एक नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा है। उसकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह है ही नहीं। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम केंग सनु को देखते हैं जहां ये अटैक आने के बाद भी केंग सनु हान च्योल का पैर पकड़ता है और हान च्योल के मुंह पर एक पंच मार देता है। हान च्योल उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सनु वहाँ से निकल जाता है। हान च्योल सोचता है, डोपिंग के बिना भी ये अभी तक इतना हिल कैसे सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने जोर से किक खाने के बाद भी ये अभी तक खड़ा कैसे है? केंग सनु भी मन में सोचता है, हाँ, ये जानवर जरूर स्लो हो चुका है जैसे मैंने सोचा। उसका स्टेमिना भी नहीं बढ़ा है। मुझे बस ये ध्यान रखना होगा कि वो मुझे पकड़ ना ले और उसके बाद ही मैं उसके फेस पर एम कर पाऊंगा। मैं अपने पावर पर डिपेंड नहीं रह सकता। मुझे अपने पंचेस और भी तेजी से मारने पड़ेंगे। फिर हान च्योल सनु को पकड़ने के लिए आता है लेकिन सनु उसे डॉज करता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा देता है। हान च्योल उसे नीचे से पकड़ने आता है। केंग सनु उससे भी बचता है और उसके मुंह पर एक पंच मारता है। फिर उसे लगातार बहुत सारे पंचेस मारने लग जाता है और फिर वो कहता है, तो ठीक है, अब मुझे उसे एक लास्ट पंच मारना पड़ेगा। लेकिन तभी हान च्योल उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। हाँ, पकड़ लिया। तुमने ये सोचा भी नहीं होगा कि मैंने तुम्हें खुद को मारने दिया ताकि मैं तुझे पकड़ सकूं। लेकिन सनु कहता है, मैंने भी तुम्हें ऐसे ही खुद को पकड़ने के लिए नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है, कैंगारू भी अपने ओपोनेंट्स को खुद को पकड़ने देता है एक बिग हिट मारने से पहले। और केंग सनु उसके हाथ को पकड़ता है और उसके मुंह पर एक जोरदार किक मार देता है और कहता है, बिल्कुल इसी तरह से। और इस अटैक से हान च्योल का मुंह ही टूट जाता है और वो गिरने के बाद कहता है, मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं हो सकता। मैं एक ऐसे बंदे के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ जिसने अभी तक डोपिंग तक यूज नहीं की है। तभी वो ऊपर देखता है एक और डोपिंग जो कि एक्चुअली में सनु का था। और हान च्योल कहता है, हाँ, एक डोज मेरे लिए काफी नहीं था, मुझे एक और डोज चाहिए। और वो उस डोपिंग को उठा लेता है। सनु ये देखकर आगे बढ़ता है, वो डोपिंग तो मेरी है, मैं उसे इस डोपिंग को लेने नहीं दे सकता। लेकिन उससे पहले ही हान च्योल उस डोपिंग को ले लेता है। कैमरे से आवाज आती है, स्टेमिना डोपिंग अप्लाइड सक्सेसफुली। और डोपिंग लेने के बाद हान च्योल सनु के ऊपर कूद जाता है और उसकी बॉडी को हवा में ही पकड़ता है और उसे ऊपर से नीचे पटक देता है। और ये अटैक इतना जोरदार था कि कैमरा खुद आकर चेक करता है कि सनु मर चुका है या नहीं। लेकिन हान च्योल कैमरे को हटाता है, मेरे सामने से हटो, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। हान च्योल उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पहले ही तुम्हारे साथ ऐसा कर लेना चाहिए था। मुझे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना है, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। सनु बेहोश हो रहा होता है और वो अपने डेट को याद करता है। और हम देखते हैं एक ब्लड के पैनल को, पर ये ब्लड सनु का नहीं बल्कि हान च्योल का था। मतलब उसे सनु ने नहीं मारा है बल्कि ये हुआ है डोपिंग के ओवरडोज की वजह से। कैमरे से आवाज आती है, प्लेयर के मरने की वजह से ये गेम यहीं पर खत्म होती है। योनवू
अपने लैपटॉप पर ये मैच देख रहा था। वो भी पूछता है कि ये क्या हुआ। मिन सियोक जो कि इसी का स्काउट है वो कहता है ये डोपिंग के ओवरडोज की वजह से हुआ है। 2 डोपिंग यूज करने के बाद यहाँ पर सर्वाइवल रेट 0.5% से भी कम हो जाता है। हान शियोल एक डोपिंग ले चुका था और फिर उसने स्टेमिना डोपिंग को लिया, तो इसीलिए उसका मरना तो तय था। योनू कहता है वेल मुझे मानना पड़ेगा, तुम लकी हो, तुम्हारा अपोनेंट तो खुद ही मर गया। मिन सियोक कहता है हाँ आपने सही कहा, लेकिन ये पूरा का पूरा लक नहीं है क्योंकि सनू की बॉडी अनयूजुअली स्ट्रेंथ बिहेव कर रही है। योनू कहता है क्या ये इसीलिए नहीं है कि सनू की हड्डियां आसानी से नहीं टूटती? तुम्हें अच्छे से पता है इस जगह पर और भी क्रेजी मॉन्स्टर्स हैं। मिन सियोक कहता है हमारे पास यहाँ पर जो डोपिंग्स है उससे हम मसल्स, हार्ट, किसी बॉडी पार्ट को भी इनहेंस्ड कर सकते हैं, पर सिवाय एक चीज के, और वो है बोन्स। डेफिनेटली इसके पीछे कोई सीक्रेट तो होगा ही। योनू कहता है हम ये मेन राउंड में देख लेंगे, तो अभी क्या प्लान है? मिनसियो कहता है तो जैसे कि किंग सनू ने डोपिंग टेस्ट राउंड को जीत लिया है तो अब उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके बाद ही वो बाकी मॉन्स्टर से मिलेगा, वो लोग जिन्होंने सारी पावर्स को एक्वायर कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइटिंग वर्ल्ड के ट्रीटमेंट रूम को दिखाया जाता है जहाँ सनू का ट्रीटमेंट हो चुका है और वो सोचता है क्या वो मेरी वजह से मर गया? मैं तो बस उसे नॉकआउट करना चाहता था, क्या वो मेरी वजह से मरा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर मरने वाला तो मैं ही था। कुछ भी हो जाए मुझे अपने मॉम डैड को बचाना है, मैं यहाँ पर ऐसे मर नहीं सकता। तभी वहाँ पर कैमरा आता है, वो प्लेयर्स जो फाइट जीत चुके हैं वो लॉबी में आ जाए। वहीं पर बैठा हुआ एक बंदा सनू को बताता है ये कैमरा ही अब से तुम्हारा गाइड है और यही अब से तुम्हें सब कुछ बताएगा और जब तक तुम इसे फॉलो करोगे तब तक तुम ठीक रहोगे और इसमें गन भी है, तो अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो ये तुम्हें मार डालेगा। और तभी वो कैमरा सनू को कहीं ले जाने लगता है। सनू सोचता है ये जगह जैसे कोई अंडरग्राउंड केव हो, इन लोगों ने इसे ऐसे बनाया है ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। काश मैं अपनी मॉम को एक कॉल कर पाता ताकि मैं जान सकूं कि वो ठीक है या नहीं। फिलहाल तो उन्होंने कहा था कि मॉम और डैड सेफ रहेंगे जब तक इस टूर्नामेंट में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। जो भी हो जाए मुझे यहाँ पर सरवाइव करना ही पड़ेगा। ये वैसी लड़ाई नहीं है जो मैं बाहर करता था। बाहर तो लोग मुझे एक मॉन्स्टर कहते थे, लेकिन यहाँ पर तो एक स्ट्रीट फाइटर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। असली मॉन्स्टर्स तो ये हैं, लेकिन मुझे देखना है यहाँ पर और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे। तभी लॉबी का गेट खुलता है। सनू वहाँ देखता है इतने सारे फाइटर्स को। कैमरे से आवाज आती है सभी प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब 124 प्लेयर्स के साथ हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं। ब्रीफिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, तो सभी मॉनिटर के करीब आ जाइए। सनू भी इन सभी को देखकर सोचता है ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर तो सभी अलग ही लेवल पर है। जिनसे मैंने बाहर फाइट किया है वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। जब तक असली मैच स्टार्ट नहीं हो जाता मुझे इन सब से दूरी रहना चाहिए ताकि मुझे फालतू में चोट ना लगे। तभी उसके पीछे से एक हरामी बंदा आ जाता है। हाँ कैसे हो हाई स्कूल के बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे आए? तो क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? हाँ। सनू मन में बोलता है मैं इस यूनिफॉर्म की वजह से नोटिस में आ ही जाता हूँ, ये सब जल्दी से स्टार्ट क्यों नहीं होता? तभी उसके पीछे से 2 बंदे बोल रहे होते हैं। ये व्हाइट वाला बोलता है मुझे पता चला कि इस लड़के का ओपोनेंट ओवरडोज की वजह से मर गया। वो दूसरा बंदा कहता है तो क्या उसने अभी तक डोपिंग यूज नहीं की है? वो पहला वाला कहता है हाँ उन लोगों ने इसे स्कूल यूनिफॉर्म में ही डाल दिया है। अमीर लोग क्या सोचकर ये सब कर रहे हैं, शायद उन लोगों को चश्मे की जरूरत होगी। वो दूसरा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, क्या हम उस बच्चे के साथ खेलें? पहला वाला कहता है अपना सर नीचे रखो, लगता है किसी और की नजर उस पर पड़ चुकी है। यहाँ पर सनू को वो आदमी फिर से कहता है ओए बच्चे, मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम मेरे साथ खेलोगे या नहीं? अगर कोई किसी से कुछ पूछता है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। वो सनू के सर को पकड़ता है और कहता है अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। सनू मन में सोचता है डैम इट, इन पागलों के बीच जिंदा रहने के लिए मुझे भी पागल बनना होगा। और वो घुमाकर उसे भी एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक बंदा आता है और उसके हाथ को हटा देता है और कहता है ये सब मत करो। इसका नाम है डैगन वॉन, जिसे ओल्ड मैन वॉन भी कहा जाता है। वो बड़ा आदमी कहता है ओए तू मेरे काम में टांग क्यों लड़ा रहा है? वॉन कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो इंसान एक बच्चा है, और वो अपना हाथ उससे छुड़ा लेता है। वो बड़ा आदमी कहता है जिसने एक ही हाथ में डोपिंग यूज किया हो वो क्या ही मुझसे लड़ेगा, और वो भी एक मामूली से बच्चे के लिए। तो फिर स्कूल स्टूडेंट से पहले तुम मरोगे। और वो उस पर एक पंच मारने वाला होता है, तभी एक गोली आती है और वो मर जाता है। और एक गोली आई होती है उस कैमरा से। वहाँ से आवाज आती है ब्रीफिंग अभी स्टार्ट होने ही वाला है, तो जो भी डिजाइन शेड्यूल के बाहर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सनू सोचता है इन्होंने तो उसे मारने से पहले वार्निंग भी नहीं दी, क्या यहाँ पर सच में कोई जिंदा भी रह पाएगा? तभी उस मॉनिटर पर एक मिस्टीरियस बंदा आता है जो बताता है डोपिंग टेस्ट जो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वो बस एक इवेंट था जहाँ तुम लोग जितने देर तक चाहे जिंदा रह सकते हो, पर अभी से
जो भी राउंड तुम खेलोगे वहाँ जो भी हारेगा उसे उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और एलिमिनेशन से मेरा मतलब है वो बाहर हो जाएगा और उसके बाद वो कोई भी मैच नहीं खेल पाएगा। और उसके अलावा तुम सभी सिर्फ एक ही चीज के लिए यहाँ पर आए हो, वो है ये ग्रैंड प्राइज जो कि है 10 बिलियन वॉन। इसे देखने के बाद सारे फाइटर्स खुश हो जाते हैं। सनू भी सोचता है इन पैसों को लेने के बाद मेरी फैमिली एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। वो मिस्टीरियस बंदा कहता है पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही इंसान इस प्राइज को ले सकता है। पर डिसअपॉइंटमेंट होना, अगर तुम सब टॉप 16 में आ जाते हो और सरवाइव कर जाते हो तो फिर वीआईपीज इनमें से 5% गेम मनी से तुम पर बेट लगाएंगे, जो कि वैसे भी काफी ज्यादा है। सबके पास एक एक ब्रॉडकास्ट चैनल होगा और सभी के पास एक एक गाइड होगा जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे कैमरे का काम करेगा। और सारे वीआईपीज तुम्हारे चैनल को देखेंगे और जिस फाइटर के बारे में उसे लगेगा कि ये जीत सकता है वो उन पर बेट लगाएंगे। आसान अल्फाज में बोलूं तो वीआईपीज की तरफ से तुम्हें जितना अटेंशन मिलेगा तुम्हें उतना ही ज्यादा पैसा भी मिलेगा। तो कोशिश करना वीआईपीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब हम तुम लोगों को कुछ रूम देंगे जहां तुम इवेंट के एंड होने तक रहोगे। तुम लोग अपना रूममेट खुद ही चुन सकते हो और बाकी सारी चीजों में तुम्हारे गाइड्स तुम लोगों को असिस्ट करेंगे। तो अब तुम लोग अपने रूम में जा सकते हो। और सनू के पीछे से एक बंदा कहता है क्या तुमने सब्सक्राइब कर लिया है? वो दूसरा भी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी सनू के पास भी वही बूढ़ा इंसान आता है और कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फाइनल राउंड शुरू होने तक ध्यान रखूंगा। और हम देखते हैं उस बड़े आदमी की वजह से वॉन का हाथ भी कांप रहा होता है। तभी सनू की नजर एक बंदे पर पड़ती है और उसे तो वो थोड़ा जाना पहचाना लगता है और सोचता है क्या मैंने कभी इसे देखा है। तभी वॉन उसे कहता है वो देखो हमें एक रूम मिल गया जहाँ शायद ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा, तो फिर चलो वहाँ पर चलते हैं। सनू उसे देखकर सोचता है वो मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है और वो अब मुझसे ही रूम शेयर करना चाहता है। मुझे नहीं पता ये बंदा मुझसे चाहता क्या है, पर जो भी रूम मैं चूज करूंगा खतरा तो वहाँ होगा ही। तो अभी के लिए मैं इसी के साथ चलता हूँ। तभी वहाँ पर उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं ये ग्रुप तो पूरा का पूरा ही कचरा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन लोगों के ही सबसे कम व्यूज आएंगे। इसके बाद हम एक रूम को देखते हैं जहाँ 3 बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं और वहाँ पर वही बंदा आता है जिसे थोड़ी देर पहले सनू देख रहा था। वो इस रूम में आता है, दरवाजा बंद करता है और कहता है ये जगह तो अच्छी लग रही है, क्या तुम लोग सामने से हट सकते हो? एक मॉन्स्टर जैसा बंदा उसके सामने आता है। कैमरा अभी तक ऑन भी नहीं हुआ और तुमने दरवाजा बंद कर दिया, क्या तुम मरना चाहते हो? और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बंदा अपने 2 उंगलियों से ही उसके नेक पर मारता है और इस एक ही अटैक से इस बंदे का गेम ओवर। और फिर वो बंदा कहता है क्या कोई और मेरा स्वागत करना चाहता है? जिससे देखकर वो 2 फाइटर्स डर जाते हैं। वो बंदा कहता है चुप रहने में ही तुम लोगों की भलाई है, पर वैसे भी मुझे तो किसी और को ग्रीट करना है और इसका नाम है हान मिनसू। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिनस्योक और योनू को। मिनस्योक कहता है खबर मिली है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट इस बार भी चोई माचुन को ही चूज करेंगे जो कि पिछले टूर्नामेंट का चैंपियन था। योनू कहता है हाँ ये तो होगा ही, वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं, हाल ही मेरे ही किस्मत में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। पर तभी मिनस्यो कहता है अगर कैंग सनू टॉप 16 में आ जाता है तो वो द सेकंड डोपिंग राउंड में जा सकता है और ऐसे बॉडी के साथ हाई चांसेस हैं कि उसे हाईएस्ट लेवल की एनहांसमेंट मिलेगी। उसके बोन्स नॉर्मल पर्सन से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अगर उसने डोपिंग ले लिया तो हमें देखने को मिलेगा एक रिकॉर्ड ब्रेक मॉन्स्टर। योनू बोलता है हाँ पर उसे हमें अपने साथ रखना पड़ेगा, मुझे लगता है और वीआईपीज उसे हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। और मिनस्योक बताता है अभी के लिए हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सनू अभी जिस रूम में है उन सबके पास सबसे लोअर व्यूअरशिप है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कोई भी वीआईपी उस पर ध्यान भी देंगे। इसके बाद हम देखते हैं सनू का रूम। वो ओल्ड मैन कहता है वीआईपीज उन पर ही बेट लगाते हैं जिन्हें देखकर लगे कि वो जीत सकते हैं, पर यहाँ देखकर ऐसा नहीं लगता। तो यहाँ पर है एक फीमेल फाइटर अमांडा ग्रोच जो यूज करती है कापोएरा जिउजुत्सु एंड द सेकंड वन इज किम मिनहो, इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे छोटा फाइटर जो कि एक बॉक्सर है एंड द लास्ट वन इज मैनन, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। और ये बंदा अपने एल्बो को चाटने की कोशिश कर रहा होता है। एनीवेज तो कैमरास अभी ऑन हो चुके हैं, तो वीआईपीज को अट्रैक्ट करने के लिए ये ओल्ड मैन जंप करता है और अपने उसी डोपिंग वाले हाथ से पुशअप्स मारने लगता है। कैंग सनू कहता है मुझे नहीं लगता इससे बात बनेगी, पर तभी अमांडा ग्रोच उठती है, अपनी एक उंगली को जमीन में गाड़ती है और उसी से पुशअप्स मारती है। किम मिनहो तभी उठता है ताकत तो बेवकूफ लोग यूज करते हैं, मैं अपनी स्पीड यूज करूंगा, और वो बहुत तेजी से दौड़ने लग जाता है। सनू भी इसकी स्पीड को देखकर हैरान होता है और कहता है कोई इतना तेज कैसे हो सकता है। और तभी मैनन भी अपने गोल को अचीव कर लेता है, वो अपनी जीभ से अपने एल्बो को टच कर देता है और सनू ये देखकर सदमे में है। ये यहाँ चल क्या रहा है, मतलब दिखने में कमाल का है लेकिन मुझे ये देखकर बेवकूफ
फील क्यों हो रहा है। तभी स्क्रीन पर सारे फाइटर्स के मैचेस दिखाए जाते हैं और सनु की फाइट होगी इस फाइटर से जिसका नाम है काय। सीन शिफ्ट होता है, हम योनू और मिनसेओक को देखते हैं। योनू कहता है क्या ये काय नाम का बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है। मिनसेओक बताता है हाँ, वो अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है जब से वो एक लेटवे फाइटर बना है। योनू पूछता है लेटवे ये क्या है। मिनसेओक बताता है ये एक बर्मीज मार्शल आर्ट है जो मुई थाई से काफी मिलता जुलता है, हालांकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है जो इसे बहुत ज्यादा ब्रूटल बनाता है। योनू कहता है क्या मुई थाई सबसे डेंजरस स्पोर्ट्स में से नहीं है जिसमें नीज और एल्बोस का यूज होता है। मिनसेओक जवाब देता है लेटवे इससे भी ज्यादा है, इसमें हाथ और नी के अलावा हेड भी यूज किया जाता है। अगर कोई अपने ओपोनेंट के हेड और फेस पर हेडबट मारता है तो उससे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हेड के बोन्स भी टूट सकते हैं। इसी वजह से ज्यादातर टूर्नामेंट्स में इसे बैन कर दिया गया है। इसके बैन होने का सिर्फ ये रीजन नहीं है, एक और भी वजह यह है एक अटैक जो कि हेड के पीछे मारा जाता है जहां हेड और स्पाइन एक जगह होते हैं। इस जगह पर मारने से कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं या फिर वो मारे जाते हैं। इसी वजह से सारे फाइटिंग टूर्नामेंट्स में इसे बैन कर दिया गया और इसी के साथ काय के पास यहाँ के सारे फाइटर्स से ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है और उसके प्रोफेशनल करियर के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे स्काउट किया है जिसके लिए वो फाइट करता है। उसके लिए सिर्फ रिंग फाइट्स काफी नहीं थी तो इसीलिए वो स्ट्रीट फाइट्स भी करता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान उस पे चला गया। योनू पूछता है तो क्या कैंग सनु उस जैसे इंसान को हरा पाएगा। मिनसेओक कहता है यही तो मुझे भी जानना है। कैंग सनु जिसने ब्लैक बियर को हराया है, जिसने अभी तक कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीखी है, वो काय जैसे स्किल्ड फाइटर को हरा सकता है। और हमें दिखाया जाता है काय जो कि लेटवे मार्शल आर्ट का यूज करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सनु का रूम दिखाया जाता है। वो कैप्सूल से उठता है। सनु कहता है मैं आखिर कब तक सो रहा था और मुझे इतना हल्का फील क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ताकतवर होता जा रहा हूँ। ये उस दिन भी हुआ था जिस दिन मैंने ब्लैक बियर को हराया था और उसे हराने के बाद जब मैं उठा उस वक्त भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। तभी वो ओल्ड मैन भी कैप्सूल से बाहर आता है। इतना सरप्राइज मत हो, जब तुम एक फाइट के दौरान अपने लिमिट्स को क्रॉस कर देते हो तब तुम्हारी नेचुरल बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। मुझे लगता है तुम पहले कभी अपने लिमिट्स तक नहीं पहुंचे थे, इस वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। सनु सोचता है हाँ शायद इन्होंने सही कहा, ब्लैक बियर से फाइट करते करते मैं अपने लिमिट तक आ गया था और मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। तभी वो ओल्ड मैन पूछता है तुम्हारी रिकवरी काफी जल्दी नहीं हुई क्या, तुम्हारे पास कोई रिकवरी डोपिंग जैसा कुछ है क्या। पर सनु बोलता है कल से मैं एक बात सोच रहा हूँ, आपने इतना रिस्क लेकर मेरी मदद क्यों की। डैगन बताता है वो ऐसी बात है कि तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आती है। अगर मैं एक अच्छा बाप होता तो मेरा बेटा गैंग्स के चक्कर में नहीं पड़ता और मेरे यहाँ आने का मोटिव यही है, मुझे उन गैंगस्टर्स के पैसे लौटाने हैं। और यहाँ आने के बाद जब मैंने तुम्हें देखा मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया क्योंकि तुम में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है। सनु कहता है अपना टाइम वेस्ट मत करो, जिंदा रहो और अपने असली बेटे का ध्यान रखो। अगर आप यहाँ पर मर गए तो आपने जो भी किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तभी हम मैनन को देखते हैं। क्या मैं मैन अरीना में नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अपने जीप से एल्बो को टच कर सकता हूँ। और मैनन को छोड़कर इस रूम के सभी लोग मैन अरीना में फाइट करेंगे। इस तरफ ड्रैगन सनु से कहता है जो भी मैचेस मैन अरीना में होते हैं वो सबसे ज्यादा व्यूअर अटेंशन पाता है और बचे हुए जो भी लोग हैं उन्हें फिर से डोपिंग टेस्ट में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, मैनन के अलावा जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी मैन अरीना में फाइट करेंगे। इसका मतलब हमारे ओपोनेंट्स कोई आम लोग नहीं बल्कि बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स होंगे। यह सुनकर सनु कहता है फिर तो ये बहुत अच्छी बात है ना। डैगन कहता है अच्छी बात, ये तुम क्या बोल रहे हो। सनु कहता है सभी वीआईपीज़ की अटेंशन पाने का यही सबसे अच्छा मौका है। डैगन कहता है तुम तो पूरे पागल हो। तभी अचानक से सनु के सामने मैनन आ जाता है और सनु उसकी शक्ल देखकर घबरा जाता है। मैनन कहता है मैन अरीना तो सिर्फ व्यूअर्स गेन करने के लिए है, वहाँ पर 16 वीआईपीज़ हो जाएंगे और फाइट्स को देखेंगे और वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं। सनु ये देखकर सोचता है क्या सारे वीआईपीज़ वहाँ पर आएंगे, मतलब वहाँ पर वो स्काउट भी होगा। मुझे अपने माँ के बारे में जानना है। तभी सीन शिफ्ट होते हैं, हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर योनू और मिनसेओक आए होते हैं। योनू कहता है मुझे लगा था मैं डायरेक्ट मैन अरीना तक जाऊंगा पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। मिनसेओक कहता है फाइटिंग वर्ल्ड एक सीक्रेट प्लेस है जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को पता है और शायद वो हमसे एक छुपी हुई जगह पर मिलना चाहते हैं और मैं देख रहा हूँ हमारे अलावा किसी और ने भी सनु के चैनल को ज्वाइन किया है। योनू कहता है यह क्या हुआ, क्या हम पर कोई नजर रख रहा है। तभी ऊपर से कोई कहता है लगता है यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये है चा सेयोंगयोंग, होसिन ग्रुप की सबसे छोटी बेटी और ये योनू की छोटी बहन है। और वो कहती है मैं तो बस उस हाई स्कूल स्टूडेंट सनु में इंटरेस्टेड हूँ। योनू कहता है मुझे कंपनी से निकालने के बाद भी ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मिनसेओक कहता है लगता है हमारी यंगेस्ट लेडी भी कहीं ना कहीं हमारे बॉस में इंटरेस्टेड है। योनू कहता है यहाँ से चली जाओ
जाओ, पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, वो काम नहीं आएगा। और तभी वहाँ पर एक कार और एक कैमरा आता है उन्हें मेन अरीना तक ले जाने के लिए। फिर हम देखते हैं सेयोंग अपने आंखों की पट्टी खोलती है और सामने देखती है कि ये फाइटिंग वर्ल्ड का मेन अरीना है। सेयोंग का स्काउट कहता है जो आप नीचे देख रहे हो वो मेन अरीना है और हम अभी 16 वीआईपीज़ के रूम में से एक रूम में हैं। सेयोंग कहती है फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और हम देखते हैं दूसरे रूम में योनू बैठा होता है जो कहता है तो ये है मेन अरीना, जितना मैंने सोचा था ये उससे बड़ा है। मिनस्यो कहता है इस मैच के खत्म हो जाने के बाद कैंग सनू के रूम की फाइट्स होगी। तभी उनके सामने का शीशा टूट जाता है और ये किया होता है हान मिनसू ने, जिसने अपने उसी सिग्नेचर अटैक से अपने ओपोनेंट को मार डाला। योनू कहता है ये कौन है, ये तो पूरा का पूरा एक जानवर है। मिनस्यो कहता है तो यहाँ पर कैंग सनू की एज का एक और बंदा भी है। योनू कहता है क्या एक और हाई स्कूल स्टूडेंट? मिनस्यो कहता है टेक्निकली ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है क्योंकि इसने स्कूल छोड़ दिया है। योनू कहता है वो स्कूल तो बहुत अजीब है क्योंकि वहाँ पर दो जानवर हैं। मिनस्यो कहता है ये बंदा वही स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर कैंग सनू भी था। तभी कैमरा से आवाज आती है रूम नंबर 9 और रूम नंबर 20 के बीच जो मैच था उसमें हान मिनसू की जीत होती है और नेक्स्ट मैच होने वाला है रूम नंबर 10 और रूम नंबर 3 के बीच। दोनों रूम के प्लेयर्स अरीना तक आ जाइए और यहाँ पर पहली फाइट होगी किम मिन हो की। तो वो अरीना में आ रहा होता है और हान मिनसू यहाँ से जा रहा होता है। तभी सनू की तरफ एक स्टोन आकर गिरता है। सनू कहता है ये स्टोन कहाँ से आया और किम मिन हो बहुत ज्यादा फास्ट है तो वो इस चीज को देख लेता है और कहता है मैंने उसे देखा जब वो अपने बाल ठीक कर रहा था, तभी उसने कैंग सनू पर उस स्टोन को फेंका। ये लड़का तो कमाल का है और इसने ये इतने तेजी से किया कि कोई देख भी नहीं पाया। हान मिनसू कहता है ओए तुम्हारे रूम में जो वो हाई स्कूलर है उसमें बहुत ही ज्यादा घमंड है ना? मिनहो कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी किम मिन हो अचानक से पीछे चला जाता है। अमांडा ग्रोस कहती है किम मिन हो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो छोटी सी छोटी इंटेंशन को भी बांप लेता है। और यहाँ पर हान मिनसू से किलिंग इंटेंशंस आ रही थी और यहाँ पर हान मिनसू अरीना से चला जाता है और किम मिन हो सोचता है मैंने डेफिनेटली वो सेंस किया वो इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है, क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ, ऐसे में अपना बदला कैसे लूंगा? तभी पीछे से किम मिन हो का ओपोनेंट आता है। ओए लड़के तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? और इसका नाम है फेस, घटिया नाम, जो कि एक रेसलर है और इसका वीआईपी है ये बंदा जिसका नाम है वेंग गोसन। वो कहता है हमने आखिर एक रेसलर को स्काउट किल किया। एक रेसलर के पास तो कोई स्ट्राइकिंग अटैक नहीं होता। उसका स्काउट कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्ट्राइक में कितना ज्यादा अच्छा है, अगर कोई रेसलर तुम्हें पीछे से पकड़ लेता है तो फिर सब कुछ यूजलेस हो जाता है। बहुत सारे एमएमए फाइटर्स भी रेसलिंग बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि रेसलिंग एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है जिसके साथ तुम किसी भी मार्शल आर्ट को यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप फिजिकल डिफरेंस तो देख ही सकते हैं। एक रेसलर जो कि अपनी पूरी बॉडी वेट को यूज करता है अपने ओपोनेंट को नीचे गिराने के लिए, उससे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी कैमरा से आवाज आती है प्लेयर्स रेडी हो चुके हैं, फेस वर्सेस किम मिन हो का मैच स्टार्ट होता है। इस तरफ पेस कहता है क्या तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करोगे? तुम्हें देखकर तो लगता है तुमने कभी बॉक्सिंग ग्लव्स के अलावा फाइट नहीं किया, पर तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और वो रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी किम मिन हो उसके आंख पर पंच मारता है। वो चिल्लाकर कहता है मेरी आंखें। मिनहो कहता है किसने कहा मैं एक बच्चा हूँ? और मिनहो ने ये पंच अपने नकल की मदद से मारा होता है। पेस कहता है अरे नहीं, मैं देख नहीं पा रहा, वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, मैं अपनी एक आंख से नहीं देख पा रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा यह लड़का। और तभी वो उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन किम मिन हो बहुत ही ज्यादा फास्ट है तो वो वहाँ से इजीली निकल जाता है और साइड से ही उस पर बहुत सारे पंचेस लगा देता है। पेस सोचता है अरे नहीं, मैं तो अपनी दूसरी आंख से भी अब नहीं देख पा रहा ठीक से, लेकिन तभी वो किम मिन हो के एक पंच को ब्लॉक कर देता है और तभी मिनहो को महसूस होता है कि पेस उसे पकड़ने वाला है। तो तभी वो तेजी से पीछे चला जाता है और मिनहो सोचता है आखिर ये क्या था, अटैक तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? पेस कहता है अभी क्या हो रहा है? जब से मुझे ठीक से नहीं दिख रहा तब से मुझे कुछ तो फील हो रहा है। जो भी हो मैं अभी से अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। और मिनहो सोचता है क्या उसने अपनी आंखें बंद कर दी? मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन मैच का एंड डिसाइड हो चुका है। और वो सीधा जाता है पेस को मुक्का मारने के लिए, लेकिन सब ये देखकर शौक में है कि पेस अपने आंखें बंद करते हुए भी किम मिनहो के पंच को ब्लॉक कर देता है। मिनहो सोचता है अगर मैं से ही पकड़ा गया तो मैं सच में मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से जल्दी से हटना पड़ेगा। वो पीछे हटने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो घूम जाता है और वो देखता है कि पेस ने उसे पकड़ लिया है और वो उठाकर पेस को जमीन पर जोर से पटक देता है। इसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पेस का वीआईपी वेंग कहता है उसकी एक आंख जाने के बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसका स्काउट कहता है लगता है उसकी एक आंख जाने की वजह से उसका सेंसरी अवेकन हो चुका है। यहाँ पेस किम मिनहो से कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरा एक आंख चला गया है और मुझे अपनी असली ताकत के बारे में
उन्हें पता चल गया। तभी वो देखता है उसके ऊपर फिर से एक नकल पंच आ रहा है और किम मिन हो उसके दूसरे आंख पर भी नकल पंच मार देता है। वो दर्द के मारे पीछे चला जाता है। वैंग कहता है क्या हो अगर उसका सेंसरी अवेकन हो चुका है, दोनों आंखें जाने के बाद वो क्या ही कर सकता है। यहाँ पर ड्रैगन कहता है ये बंदा किम मिन हो तो बहुत ही बढ़िया है, इतना जोर से अटैक आने के बाद भी वो अभी तक ठीक है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन शायद वो इस मैच को जीत सकता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि किम मिन हो अपने कॉन्शियस में नहीं है, उसने अनकॉन्शियसली ही पेस को पंच किया था। यहाँ अमांडा कहती है उसे वहाँ से जल्दी हटना पड़ेगा क्योंकि पेस अपनी दोनों आंखों के बिना ही उसे पकड़ सकता है। पेस यहाँ पर कहता है डैम इट, मैं तो अब अपनी दोनों आंखों से ही नहीं देख पा रहा। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ग्राउंड की स्मेल, मेरे अपोनेंट के दिल की धड़कने की आवाज सब मेरी कानों तक आ रही है और हवा के छोटे से छोटे प्रेशर को भी मैं अपने स्किन के थ्रू फील कर सकता हूँ। मैं तो अब अपने पीछे भी देख सकता हूँ। ये डोपिंग तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मैं तो पहले बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट था कि मुझे पावर डोपिंग नहीं मिला, लेकिन अब मुझे लगता है ये डोपिंग उससे भी ज्यादा कमाल की है। तुम्हारी वजह से मुझे ये पावर मिली है बच्चे, तो मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें आराम से मारूं। और वो जंप करते हुए किम मिन हो पर अटैक करने आता है और यहाँ पर मिन हो सोचता है नहीं, मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही है। और तभी वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ उसके आंखों के सामने उसका भाई मरा पड़ा है और वो कहता है मैं उस बंदे को ढूंढ कर रहूंगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। और तभी उसे एक स्काउट का ऑफर आता है फाइटिंग वर्ड आने का। अगर तुम्हें जानना है तुम्हारे भाई को किसने मारा तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर पेस किम मिन हो को स्मैश करने आ रहा होता है, लेकिन किम मिन हो को दिखाई देता है कि टाइम धीरे धीरे स्लो हो रहा है। मिन हो ये देखकर सोचता है क्या ये सब हो क्या रहा है, ये बंदा इतना स्लो क्यों है? नहीं, ये स्लो मूव नहीं कर रहा, मैं ही कुछ ज्यादा ही फास्ट हूँ। पेस का अटैक लैंड कर जाता है लेकिन जमीन पर, क्योंकि किम मिन हो वहाँ से बच गया होता है। और ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पेस ये देखकर कहता है क्या तुम यहाँ से निकले कब? मिन हो कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम अपने पावर के बारे में बहुत देर तक बक बक करते रहे और इतने में मुझे आराम करने का वक्त मिल गया और अब मैं अपने पीक कंडीशन में हूँ। और पेस सोचता है ये मुझे झांसा देने की कोशिश कर रहा है, ये लड़का पहले से ज्यादा फास्ट हो चुका है। मिन हो कहता है तो चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। और वो बहुत तेजी से उसके पास आ जाता है। वो उस पर पंच मारता है लेकिन पेस उसे ब्लॉक कर देता है। मिन हो उस पर फिर से पंच मारता है लेकिन पेस उसे फिर से ब्लॉक कर देता है। मिन हो एक और पंच लगाने जाता है लेकिन पेस इस बार उसे डॉज करता है और मिन हो को पकड़ने जाता है, लेकिन किम मिन हो उसे डॉज करते हुए पीछे चला जाता है। और किम मिन हो सोचता है आखिर ये बंदा मेरे स्पीड के आगे टिक कैसे रहा है। पेस वहाँ पर मन में कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी हार्ट बीट और छोटे से छोटे मूवमेंट को, और अब मुझे लगता है मेरा कोई ब्लाइंड स्पॉट है ही नहीं। और किम मिन हो सोचता है लगता है इतनी स्पीड के साथ कुछ नहीं होगा, आगे जाकर फाइट करने में रिस्क तो है लेकिन मुझे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और किम मिन हो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ पेस की तरफ बढ़ता है और कहता है ये लो मेरा अल्टीमेट टेक्निक लाइट स्ट्रेट। लेकिन तभी पेस उसके टुड्डी पर मार के उसे नीचे गिरा देता है, पर ऐसा सच में नहीं होता, वो बस किम मिन हो ने इमेजिन किया था। और इसे ऐसे देख पेस कहता है क्या वो अटैक करते हुए नीचे क्यों गिर गया। किम मिन हो सोचता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगा कि उसने मेरा गर्दन तोड़ दिया। और वहाँ पर पेस कहता है अगर तुम मुझ पर ऐसे ही अटैक करते रहते तो मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ देता, लेकिन ऐसे खुद से गिरने से तुमने अपनी जिंदगी बचा ली। कमीने इंसान, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। ड्रैगन कहता है अरे नहीं, किम मिन हो का स्पीड उस पर काम नहीं कर रहा, ऐसा लगता है पेस के आंखों के बिना भी उसे सारे अटैक्स दिख रहे हैं। लेकिन तभी वो देखता है किम मिन हो नॉर्मली फुटवर्क कर रहा है। ड्रैगन ये देखकर कहता है इसे अचानक से क्या हुआ, ये नॉर्मली फुटवर्क क्यों कर रहा है, क्या डोपिंग को यूज करने के लिए उसका स्टेमिना खत्म हो चुका है। और तभी किम मिन हो उस पर स्लो मोशन में अटैक करने वाला होता है। ड्रैगन चिल्लाकर कहता है नहीं रुक जाओ, ऐसे तुम मर जाओगे। लेकिन किम मिन हो अपना डायरेक्शन चेंज करके अपने दूसरे हाथ से पेस पर अटैक करता है। ड्रैगन भी सोचता है क्या उसने कर दिया, और फिर मिन हो बहुत तेजी से पेस के अराउंड घूमता है और दूसरा मुक्का लगा देता है और फिर उसे लगातार पंचेस मारने लग जाता है। और यहाँ पर किम मिन हो अपने छलावे का यूज कर रहा होता है, जिसे देखकर ड्रैगन भी कहता है किम मिन हो का अटैक लैंड हो रहा है तो वो छलावे का यूज क्यों कर रहा है। अमांडा बताती है इसकी वजह से ही वो उस पर अटैक कर पा रहा है, वो बस पेस के सेंसेस को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसकी सेंसरी डोपिंग की वजह से अपने ओपोनेंट के सिंपल अटैक को पहचानना उसके लिए बहुत आसान है, पर अभी तक उसे अपने डोपिंग की आदत नहीं पड़ी है। तो इसीलिए किम मिन हो के इस अटैक की वजह से पेस के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और यही वजह है कि किम मिन हो के अटैक्स लैंड कर रहे हैं। पर इतने कम वक्त में अपने ओपोनेंट के वीकनेस को पहचानना, ये लड़का तो बहुत डरावना है। हम फिर से इनकी फाइट को देखते हैं जहाँ पेस फिर से किम मिन हो को पकड़ने जा रहा होता है, पर
मिनहो से डॉज करते हुए पेस के फेस पर एक मुक्का मार देता है। पेस का वीआईपी अपने स्काउट से कहता है, तुमने एक ऐसा फाइटर ढूंढा है जो कि एक बच्चे से पिट रहा है। पर उसका स्काउट कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आप उसकी तरफ ध्यान से देखिए, क्या मार खाते हुए कोई ऐसा फेस बना सकता है। तभी हमें फाइट फिर से दिखाई जाती है जहाँ पेस कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और उसे एक स्मैश लगा देता है। ये देखने के बाद सभी लोग शॉक में हैं, क्योंकि यहाँ पर पेस ने खुद के ही सर को मारा हुआ है और किम मिनहो उसके सामने खड़ा है, क्योंकि पेस अभी तक जो देख रहा था वो बस उसका एक इमेजिनेशन था। सनू ये देखकर कहता है, पेस खुद से ही क्यों गिर गया। अमांडा कहती है, क्योंकि किम मिनहो उसके ब्रेन पर अटैक कर रहा था। किम मिनहो सिर्फ उसके हेड पर मारे जा रहा था और इन अटैक्स की वजह से उसका ब्रेन शेक कर रहा था और इस वजह से पेस के ब्रेन में एक एरर क्रिएट हो गया और इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि उसने किम मिनहो को पकड़ लिया है। यहाँ पर पेस कहता है, मैंने तो उसे पकड़ लिया था, तो ऐसा क्यों हुआ। और कैमरा से आवाज आती है, पेस को हराने के बाद हमारा विनर है किम मिनहो। और ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन पेस के वीआईपी का दिमाग फट जाता है और यहाँ पर किम मिनहो बहुत ज्यादा थक जाता है। तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुम्हारी वजह से मैं जीत गया। फिर हम सेयोंग योंग को देखते हैं जो कहती है, ये कोई इंसानों की फाइट तो नहीं लग रही। अब मुझे पता चल रहा है इस जगह को देखकर वो लोग इतने पागल क्यों थे। तभी उसका स्काउट कहता है, यहाँ पर लड़ाई से भी बढ़कर कुछ और चीजें हैं। ये वो जगह है जहाँ तुम्हें मनी, पावर और अथॉरिटीज मिलती है और अगर तुम किसी को मार भी दो तो यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाता और इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ जो सुकून मिलता है वो इन्हें और कहीं नहीं मिलता और इसीलिए वीआईपीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और तभी सेयोंग योंग कहती है, अच्छा तो इसी बात है, अब मुझे पता चला कि सेकंड इन कमांड फर्स्ट इन कमांड को हराने के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हैं। सेकंड इन कमांड मतलब योनवू और फर्स्ट इन उसका बड़ा भाई। उसका स्काउट कहता है, और यही वजह है कि सेकंड इन डायरेक्टर अपने फाइटर को बहुत केयरफुली चुनते हैं। और एक रूमर और भी है कि सेकंड इन कमांड का स्काउट इस पूरे जगह को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और यहाँ पर ये लोग मिनसेओ की बात कर रहे थे और सेयोंग योंग कहती है, ये जगह और कितनी इम्प्रेसिव है वो तो हमें पता चल ही जाएगा हमारे नेक्स्ट फाइट में। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ के डायरेक्टर को, जो कि अपने लैपटॉप से ये मैच देख रहा होता है। एक डॉक्टर कहता है, डायरेक्टर और 16 वीआईपीज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डायरेक्टर कहता है, अटेंडेंस ऑलरेडी 100% पहुंच चुकी है और ऐसा लगता है इस साल कुछ नया होने वाला है। अभी का क्या रिजल्ट है। डॉक्टर बताता है, हाँ पहली बार हमें सेकंड स्टेज का सेंसरी अवेकनिंग देखने को मिली है और हमने ये कंफर्म कर लिया है कि शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स भी 20% कम हो चुके हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं रीजनरेशन इफेक्ट वो अभी तक किसी में भी देखने को नहीं मिला। डायरेक्टर कहता है, तो क्या ये कोई फेलियर है। डॉक्टर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, जो मैक्सिमम इफेक्ट हम देखने वाले थे वो अभी से स्टार्ट होगा और बहुत ही जल्द हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इस बार डोपिंग का इफेक्ट पहली बार सामने नहीं आया है। एग्जाम देखकर लगता है इस बार हमें रीजनरेशन इफेक्ट के लिए हिंट मिल जाएगा। डायरेक्टर कहता है, ओह तुम्हारा मतलब स्किन एनहेंसमेंट से है, बहुत ही बढ़िया, तो हमें ये कब देखने को मिलेगा। डॉक्टर कहता है, बहुत ही जल्द, क्योंकि अब मेन अरीना में जो नेक्स्ट फाइटर है वो है काई। सीन शिफ्ट होता है, हमें किंग सनू और डैगन दिखाए जाते हैं। डैगन कहता है, अगर वहाँ पर कुछ डिफिकल्ट लगे तो पीछे हट जाना। सनू कहता है, ये तो नहीं होने वाला। डैगन कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, वैसे तुम्हारे फेस को देखकर लगता है तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। सनू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। डैगन कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। कैमरा से आवाज आती है, प्लेयर किंग सनू अरीना में आ जाइए। किंग सनू अरीना में जाते हुए सोचता है, पता नहीं ये सब कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे साथ जो हादसे हुए हैं अगर वो किसी और के साथ होते तो उसका दिल डर से भर जाता। मेरे साथ ऐसी सिचुएशन भी आई है जहाँ से बच पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था, लेकिन लास्ट में मैं हमेशा जिंदा वापस आ जाता। पहले मैं इन सिचुएशंस में रो देता था, लेकिन टाइम बीतते बीतते मैं इन सिचुएशंस को ढालना सीख गया। अब सिचुएशंस चाहे कितने भी सीरियस हो, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन एक चीज जिसे मुझे अभी भी डर लगता है वो है मेरी फैमिली को सेफ रखना। ये बंदा एक ऐसा ओपोनेंट है जिसे मैं कभी भी फेस नहीं करना चाहता। तभी हम अरीना में देखते हैं किंग सनू और काय आमने सामने खड़े हैं। फिर हम देखते हैं योनू और मिनसेओ को। योनू कहता है, तो अभी ये स्टार्ट होने वाला है। काय नाम का बंदा, इसने आखिर कौन सी डोपिंग यूज की है। मिनसेओ कहता है, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है एक स्किन एनहेंसमेंट डोपिंग को सामने से देखना। योनू पूछता है, स्किन डोपिंग क्या ये लड़ने में हेल्प करेगा। मिनसेओ कहता है, जरूर करेगा। काय के लास्ट ओपोनेंट की स्किन पूरी तरह से फट गई थी। योनू
सनु पूछता है काय के पास स्किन डोपिंग है तो उसके ओपोनेंट की स्किन क्यों फट गई। मिनसेओक बताता है एनहेंस्ड स्किन इतनी ज्यादा टफ होती है कि उसे कोई आम इंसान हर्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर काय थोड़ा सा भी डैमेज कर दे तो ओपोनेंट का स्किन पूरी तरीके से फट जाएगा। और बहुत सारे वीआईपीज ने भी काय के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बेट्स भी लगाए हुए हैं। योनू कहता है तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। काय जिसने स्किन एनहेंसमेंट डोपिंग यूज की है उसे छोड़कर हम एक हाई स्कूलर जिसने डोपिंग भी नहीं ली है उस पर बेट लगाएं। मिनसेओक कहता है हाँ, काय पर बहुत सारे लोगों ने बेट लगाया है पर कैंग सनु पर किसी ने भी बेट अभी तक नहीं लगाया है। लेकिन रुको, कैंग सनु पर अभी किसी ने बेट लगाया है और वो भी 1 बिलियन वॉन का। योनू चिल्लाकर कहता है क्या, कौन है वो? और यह बेट लगाया होता है सेओंगयोंग ने। स्काउट कहता है क्या आप इस बात पर श्योर हो? सेओंगयोंग कहती है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और रिस्क लेने के बाद ही मैं और प्रोस को नीचे गिरा सकती हूँ। तो चलो देखते हैं हमें हाई रिटर्न मिलेगा या हाई रिस्क। तभी कैमरा से आवाज आती है काय वर्सेस कैंग सनु का मैच स्टार्ट होता है। सनु सोचता है जो भी हो जाए मुझे यहाँ पर जीतना पड़ेगा, लेकिन ये क्या, ये बंदा तो हिल भी नहीं रहा। क्या हुआ, क्या ऐसे फाइट नहीं करना? काय कहता है मैं एक वॉरियर हूँ और मैं कमजोरों पर हाथ नहीं उठाता। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना 10% पावर यूज करूंगा, वापस उठने का सोचना भी नहीं। और तभी काय अपने 10% पावर से कैंग सनु के पेट पर एक लात मारता है और इस लात खाने के बाद कैंग सनु चिल्लाने लगता है। पर यहाँ पर किम मिन हो कहता है सनु को दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा क्योंकि उसने सेंस कर लिया है कि काय उस पर अटैक नहीं कर रहा। काय सिर्फ सनु को डराने की कोशिश कर रहा है, वो बस एम्बेरेस्ड है। काय बस ये सोच रहा है कि अगर उसने एक हाई स्कूलर पर अपनी फुल पावर से अटैक किया तो इससे उसकी रेपुटेशन खराब होगी। यहाँ पर काय कहता है चोट लगने की एक्टिंग के बजाय तुम बेहोश होने की एक्टिंग कर लो। मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, इस चांस का फायदा उठाओ और बेहोश हो जाओ। और सनु उड़ते हुए कहता है जिसे भी देखो बक बक करते रहते हैं, ज्यादा बोलने में यहाँ पर कोई अवार्ड मिलता है क्या? काय कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम बेहोश होने की एक्टिंग नहीं कर सकते तो फिर ये खाओ। तभी काय उस पर एक किक मारता है लेकिन सनु भी अपने किक से उसे ब्लॉक कर देता है। ये देखकर काय अपना डायरेक्शन चेंज करता है और अपने नी से सनु को मारने जाता है, लेकिन हवा में ही सनु इसे डॉज कर देता है और अपने हाथ को ऊपर उठा के उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। काय कहता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था। सनु कहता है तुम चांस की बात कर रहे हो? जो इंसान एक हाई स्कूल स्टूडेंट के आगे घुटनों पर है वो मुझे चांस देगा? मैंने तो अपनी पूरी पावर भी नहीं लगाई थी, तुम तो अभी से घुटनों पर आ गए। काय कहता है अगर कोई यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? वो उठता है और सनु के कंधों के ऊपर अपने हाथ रखता है और वो अपने 50% ताकत को लगाता है और फिर उसके सर पर एक जोरदार हेडबट लगा देता है। सनु तो नीचे गिर रहा होता है लेकिन काय सोचता है ये मुझे क्या फील हो रहा है, क्या ये दर्द है, क्या मैं कमजोर हो चुका हूँ? तभी वो देखता है सनु के पैर उसके मुंह के सामने आ चुके हैं और सनु तभी उसके मुंह पर एक लात मार देता है। काय ये देखकर सोचता है क्या मैंने उसे हेडबट मारा लेकिन उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? सनु जैसे ही जमीन पर लैंड करता है तभी उसके पास काय आ जाता है, उस पर पंच मारता है लेकिन सनु उसे डॉज कर देता है। पर इस पंच के प्रेशर से ही सनु के सारे कपड़े और स्किन फट जाती है, पर काय रोकता नहीं। वो अपने घुटने से सनु के पेट पर अटैक करता है और फिर उसके सर के ऊपर नी दे मारता है और ये खाकर सनु ग्राउंड पर गिर जाता है। सनु जमीन पर पड़ा है और काय उसे देखकर सोचता है ये कैसा इंसान है, मेरा अटैक उसे लगने ही वाला था, उससे पहले ही उसने अपना सर पूरी जमीन पर मार दिया, उसका सर मेरे एल्बो पर लगा ही नहीं था, ये लड़का तो पागल लगता है। तभी वो देखता है सनु उठने लग जाता है और काय सोचता है क्या उसका सर लोहे का बना है क्या? इतने जोर से ग्राउंड पर लगने के बाद वो खड़ा हो रहा है। ड्रैगन कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है? मिन्हो उसे जवाब देता है कैंग सनु कोई बच्चा नहीं है जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कैंग सनु को यहाँ पर कुछ भी होगा। और सनु को उठता हुआ देख काय कहता है ओए बच्चे, खुद को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम बेहोश होने की एक्टिंग कर लो ताकि तुम जिंदा रहो। यह सुनकर सनु कहता है क्या तुम्हारा बकबक फिर से शुरू हो गया? देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। काय कहता है तुम्हें शायद पता होगा तुम्हारे अटैक्स मेरे सामने यूजलेस हैं, चाहो तो तुम आजमा कर देख सकते हो, आओ जितना मारना है मार लो, मैं खुद को नहीं बचाऊंगा। सनु मन में सोचता है ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है, पर जाने दो, वैसे भी इसमें मेरा ही फायदा है। यहाँ पर काय मन में सोचता है एक अल्टीमेट फाइटर बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने रिंग में अपने ओपोनेंट्स को नीचे गिराया लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं था। मेरे लिए फाइट ये है
जहाँ जीने और मरने के लिए फाइट होता हो, और यही है एक ट्रू वॉरियर। और इसी खतरे को फेस करने के लिए मैंने बहुत सारे गैंगस्टर्स के साथ कीमत किया। मैं से फाइट करता हूँ और एक एक को गिराने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग होता हूँ। और ये बच्चा सोच रहा है मैं इसके सामने अपनी पूरी पावर के साथ लड़ूंगा, तो आ जाओ अपनी पूरी पावर से मुझ पर अटैक करो। यहाँ पर सन्नू काय पर एक पंच लगा देता है, लेकिन काय फिर भी आराम से खड़ा रहता है और वो कहता है मैंने कहा था ना ये सब यूजलेस है, एक हाई स्कूल का बच्चा मुझे नहीं हरा सकता। और तभी गैंग सन्नू उस पर एक और पंच थ्रू करता है, जिससे काय की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। काय कहता है आह ये क्या है, और तभी सन्नू उस पर एक किक लगाने जाता है, लेकिन काय उसे ब्लॉक कर देता है और सन्नू पर ही एक पंच मारते हुए कहता है तुम आखिर क्या करने की सोच रहे हो। और सन्नू सोचता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। सन्नू तो उसे डॉज करता है, पर काय का पंच उसे थोड़ा सा ही टच कर देता है, जिससे सन्नू के सारे कपड़े और स्किन तक फट जाती है। काय कहता है तुम्हें भागने के लिए मुझे तुम्हें और कितना चांस देना पड़ेगा। और यहाँ सन्नू स्माइल करता है। काय उसे हंसते हुए देख कहता है क्या तुम हंस रहे हो। और तभी सन्नू अपना शर्ट फाड़ते हुए कहता है तुम्हें याद नहीं तुमने क्या कहा था कि तुम खुद को डिफेंड नहीं करोगे। काय कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे जिसके साथ मैं सारे दिन खेलता रहूं। ये बात याद रखना, ये तुमने खुद से डिसाइड किया है। और वो अपने 100% पावर को यूज करना शुरू कर देता है। सन्नू यहाँ पर हंसने लग जाता है और इसे देखकर ड्रैगन कहता है ये सन्नू को हुआ क्या है, ये स्माइल क्यों कर रहा है, शायद इस सिचुएशन में उसका दिमाग खराब हो चुका है। अमांडा कहती है नहीं उसे मजा आ रहा है, क्योंकि उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ने उसे एक्नॉलेज किया है। सन्नू लड़ने के लिए रेडी होता है और कहता है तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। और तभी सन्नू उसके एल्बो पर पंच मारता है, जिससे बहुत ज्यादा आवाज आती है। सन्नू सोचता है क्या इसकी स्किन है या कोई कंक्रीट। और काय सन्नू पर एक पंच लगाते हुए कहता है देखते हैं तुम इसे ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। और वो सन्नू के ऊपर एक बहुत जोरदार पंच मार देता है, जिससे सन्नू जमीन में घुस जाता है। लेकिन काय यहाँ पर नहीं रुकता, वो अपना पैर पीछे करता है और अपने पूरे फोर्स से उसे एक नी दे मारता है। पर काय ये देखकर हैरान है कि सन्नू वहाँ से पहले ही बच चुका होता है, लेकिन फिर भी इस अटैक से सन्नू के पीठ पर एक स्क्रैच आ जाता है। सन्नू सोचता है ये फीलिंग बहुत अजीब है, क्या मैं सच में इसके सामने डर फील कर रहा हूँ। काय कहता है तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि मैं एक ऐसा ओपोनेंट हूँ जिसे तुम हरा नहीं सकते। सन्नू कहता है अरे यार चुप रहो, तुम यहाँ अकेले नहीं हो जिसे लोग मॉन्स्टर कहते हैं, तुम जो भी कर सकते हो ये सब मैं भी कर सकता हूँ। और तभी सन्नू उस पर एल्बो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर काय इसे डॉज कर लेता है। और काय कहता है अब मेरी बारी, और वो एक हेडबट देने के लिए रेडी हो जाता है। पर सन्नू नीचे झुकता है और दोनों एक दूसरे को एक खतरनाक हेडबट दे मारते हैं, पर सन्नू यहाँ पर नीचे गिर जाता है। काय कहता है मैच खत्म हो चुका है, तुम बस अपने फिजिकल पावर से मुझ पर रश किए जा रहे हो। लेकिन सन्नू फिर से हंसने लग जाता है, जिसे देखकर काय कहता है तुम फिर से हंस रहे हो, मतलब तुम इसे खत्म नहीं करने वाले, तो मुझे खुद ही ये खत्म करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं सन्नू पावर होने लगता है, उसकी पूरी बॉडी से धुआं निकलने लग जाता है। और वो सोचता है मैंने अपनी किसी भी फाइट में कभी एंजॉय नहीं किया है, मैंने हमेशा खुद से नफरत की है, क्योंकि मैं हमेशा कोई ना कोई फाइट में उलझ ही जाता हूँ। लेकिन अब मैं इस अनबिलीवेबल जगह पर आ चुका हूँ और मैं पागल हो रहा हूँ। मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे इस आदमी से फाइट करने में मजा आ रहा है। लेकिन तभी काय उसके थाई पर एक जोरदार किक मार देता है और एक और किक लगाते हुए कहता है तुम्हारा पैर अब टूटने वाला है। आवाज तो बहुत तेज आती है, लेकिन हम देखते हैं ये काय के किक की वजह से नहीं होती। सन्नू उस किक को डॉज करता है और उसके सर पर एक हेडबट लगा देता है, पर वो यहाँ भी नहीं रुकता। वो घूमता है और काय के पीछे चलकर उसके पीठ पर किक लगा देता है, जिससे काय जाकर दीवार पर लगता है। और काय अपने मन में कहता है एक इंसान का मूवमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन तभी सन्नू फिर से आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच थ्रू करता है, लेकिन हम देखते हैं काय उसके पंच को डॉज कर जाता है। पर सन्नू काय को खुद की तरफ खींचता है, पर उसके पेट के ऊपर बहुत सारे पंचेस मार देता है, जिससे काय दूर जाकर गिरता है। और वो सोचता है इसने आखिर किस तरह की डोपिंग यूज की है, ये तो थक ही नहीं रहा। काय उस पर लात मारता है, लेकिन सन्नू उसे डॉज करते हुए पीछे चला जाता है और उसके साइड पर बहुत सारे पंचेस लगा देता है। और लास्ट में एक जोरदार पंच के साथ काय दूर जाकर गिरता है। काय यहाँ पर खून में लथपथ है, लेकिन यह खून काय का नहीं बल्कि सन्नू का है, जो कि उसके हाथों से निकल रहा होता है। और सन्नू सोचता है ये फीलिंग बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा है मेरे सारे मसल्स और स्किन फट रहे हैं। यहाँ पर काय फिर से उठने लगता है और उसे उठता हुआ देखकर सेयोंग कहती है काय फिर से उठ कैसे रहा है। उसका स्काउट कहता है
ऐसा लगता है काई की स्किन डॉपिंग एक शील्ड की तरह उसके लिए काम कर रही है। उसकी स्किन इतनी ज्यादा टफ है कि सनु के अटैक की वजह से सनु का ही स्किन फट रहा है। सेयोंग योंग पूछती है तो क्या इसका मतलब ये है काई कभी नहीं हार सकता। हम फिर से काई को देखते हैं जो सोचता है मैंने पहले ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन जो भी हो वो अपने आंखें भी ठीक से खोल नहीं पा रहा। लगता है वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। तो चलो उसके पैरों को तोड़ते हुए इस मैच को खत्म करते हैं। वो सनु को किक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सनु फिर से उस पर एक पंच लगा देता है, लेकिन इस बार काय उसे ब्लॉक कर देता है और काय के स्किन के ऊपर टच होते ही सनु के हाथ से फिर से खून निकलना शुरू हो जाता है और काय उस पर पंच लगाते हुए कहता है तो ठीक है मैं तुम पर एंडलेसली अटैक करते रहूंगा। इसके बाद वो एक दूसरे पर बहुत सारे पंचेस थ्रू करते हैं और सनु सोचता है क्या मेरे पंचेस लैंड नहीं कर रहे हैं, मुझे अपने हाथ फील नहीं हो रहे, नहीं मेरे सेंसेस। और हम देखते हैं सनु की आंखें बंद होने लगती है। काई भी उसे देखकर सोचता है ये लड़का अपने फिस्ट से मेरे फिस्ट को मार रहा है जिससे इसकी ही स्किन फट रही है, लेकिन फिर भी वो रुक क्यों नहीं रहा। मेरे हाथ पर ये टिंकलिंग सेंसेशंस क्या है, पता नहीं क्यों मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर हो रहा हूँ। मुझे ये जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ये रहा एक वीकनेस, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा मेरे 10 साल के ट्रेनिंग से। और ये है मेरा लो किक। और वो सनु के थाई के ऊपर एक जोरदार किक लगा देता है और वो फिर से सनु पर एक किक लगाने जाता है, लेकिन सनु भी उसके पैर पर अपना किक लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं सनु का स्किन फट रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर सोचता है मेरे मसल सारे फट रहे हैं, मैं हिल तक नहीं पा रहा। लेकिन तभी काय उसके ऊपर एक और किक करते हुए कहता है अब ये खत्म होने वाला है और वो उस पर किक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं काय का पैर टूट जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है और वो अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ भी टूट जाता है और वो सोचता है क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ, मुझे पता था हड्डियों पर डोपिंग काम नहीं करता। क्या ये लड़का जानबूझकर डैमेज ले रहा था ताकि वो मेरे बोन्स पर वार कर सके। और ये कहते हुए काय नॉकआउट हो जाता है। सभी लोग ये देखकर शॉक में हैं। योनू पूछता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मिन्स्यो कहता है काय बिना किसी चोट के फाइट तो कर सकता है उसके स्किन और मसल्स की वजह से, लेकिन ये चीज उसे अंदर से डैमेज कर रही है। वो डोपिंग की वजह से बाहर से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से उसकी हड्डियां अभी भी पहले जैसी है। उसकी स्किन डैमेज नहीं हो रही, लेकिन अंदर से उसकी बोन्स टूट चुकी हैं। कैमरा से आवाज आती है काय उठने की हालत में नहीं है। तो विनर है कैंग सनु और सनु जीत के खुशी में चिल्लाता है मॉम बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं घर वापस आ जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि उस डॉक्टर से पूछता है क्या तुम श्योर हो सनु ने कोई भी डोपिंग यूज नहीं की है। वो डॉक्टर कहता है हाँ मैंने ये कंफर्म कर दिया है। फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद हम फिर से बॉडी चेक करेंगे। लेकिन डायरेक्टर कहता है पर उससे पहले किंग सनु के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ, हमें उसके पेरेंट्स के बारे में पहले पता लगाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल को देखते हैं जहां सनु के डैड एडमिट हुए हैं। तभी वहां पर कुछ गार्ड आते हैं। सनु की मम कहती है तुम लोग कौन हो। इस तरफ अरीना में सनु को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। योनू कहता है काय को हराने के बाद सनु बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, तो क्या वो नेक्स्ट फाइट लड़ पाएगा। मिन्स्योक बताता है उसे ले जाने के बाद उस पर एक फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद ही हम ये बता सकते हैं। और उसी एग्जामिनेशन के बीच हम सीक्रेटली एक छोटा सा डोपिंग टेस्ट भी करेंगे। अगर ये डोपिंग के साथ सेकेंड राउंड भी पार कर लेता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट बन जाएगा जो हमें विक्ट्री तक ले जाएगा। योनू कहता है क्या ये डोपिंग एक सीक्रेट रह पाएगा। रूल्स के मुताबिक अगर कोई डोपिंग यूज नहीं करना चाहता तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, राइट। मिन्स्योक बताता है ये एक टेस्ट ड्रग है, इसके बाद हम जान पाएंगे कि इसकी बॉडी एक ड्रग को हैंडल कर सकती है या नहीं। और अगर वो पास भी हो जाता है तो जो भी चेंजेस होंगे वो नोटिसेबल नहीं होंगे और ये हम किसी को बिना बताए ही कर सकते हैं। योनू पूछता है अगर वो फेल हो गया तो। मिन्स्योक बताता है अगर वो फेल हो गया तो वैसे भी ये हमारे लिए यूजलेस है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सनु का रिकवरी रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैप्सूल में सो रहा था। तभी वहाँ पर कैप्सूल के साथ एक एजेंट आ जाता है और ये इंजेक्शन डोपिंग टेस्ट का ही होता है। इसके बाद हम फिर से मिन्स्योक को देखते हैं जो कहता है अगर सब कुछ सही रहा तो हमें बस एक मैच जीतना है टॉप 16 में आने के लिए। योनू कहता है तो हमें बस एक मैच जीतना है, जिसके बाद 31 प्लेयर्स रहेंगे और उन 13 कैंडिडेट्स में 16 सेलेक्ट होंगे। और ये इस बेसिस पर होगा कि वीआईपीज ने उन पर कितना ज्यादा बेट लगाया है और क्या वीआईपीज सन्नू पर बेट लगाएंगे भी जो कि इतना ज्यादा इंजर्ड है। मिन्स्योक कहता है आपने तो खुद ही देख लिया है और अभी तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो बिना डोपिंग के एक भी मैच जीत पाया हो। पर सच्चाई तो यह है कि उसने बिना डोपिंग के फाइट को जीता और बहुत सारे वीआईपीज को अट्रैक्ट किया और अब टॉप 62 में भी आ गया। और अगर वो एक और मैच भी जीत जाता है तो उस पर बहुत सारे वीआईपीज बेट लगाएंगे। योनू फिर से कहता है हाँ लेकिन फिर भी
अगर वो एक भी डोपिंग यूज नहीं करेगा तो वो चैंपियनशिप जीत नहीं पाएगा। इसीलिए अब मुझे लगता है कि हमें एक सीक्रेट फाइटर ढूंढ लेना चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सके। मिनसेओ कहता है सनु अभी तक रियलाइज कर चुका होगा कि अगर उसे जीना है और अपने पेरेंट्स को बचाना है तो उसे डोपिंग का यूज करना ही होगा। योनू कहता है और अगर सनु डोपिंग लेने के लिए कैपेबल नहीं हुआ तो हम उससे सिक्योरिटी को हटा देंगे। वैसे भी किंग सनु अपने पेरेंट्स की खबर नहीं जान पाएगा। मिनसेओ कहता है बस थोड़ी देर और हमारा एजेंट डोपिंग टेस्ट का रिजल्ट लेकर आता ही होगा और ये सीक्रेटली करके मैंने अपने लाइफ को रिस्क में लगाया है। योनू पूछता है तुम अपने लाइफ को रिस्क में क्यों ला रहे हो? ये ऐसा तो नहीं कि तुम ये मेरे लिए कर रहे हो। मिनसेओ कहता है ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि आप होसन ग्रुप के ओनर बन जाओ, पर मैं बस डिस्कवर करना चाहता हूँ फाइटिंग वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन, और उसके लिए मैं अपने आप को मौत के हवाले भी कर सकता हूँ और किसी को मरवा भी सकता हूँ। तभी वहाँ पर वही एजेंट आ जाता है जो कि सनु के डोपिंग टेस्ट रिजल्ट्स लेकर आता है और वो बताता है कि सनु की बॉडी पर कोई भी डोपिंग काम नहीं करेगा। योनू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था सनु के बारे में सारे एविडेंस हटा दो और उनके पेरेंट्स से सारी सिक्योरिटी को हटा दो। नहीं रुक जाओ, इतनी जल्दी उसके पेरेंट्स को मारना सही नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइटिंग वर्ल्ड के लॉबी को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे 62 प्लेयर्स आ चुके हैं सिवाय सनु के। ड्रैगन कहता है सनु शायद रिकवरी रूम में है इसीलिए हमें दिख नहीं रहा, और अमांडा कहती है अच्छा ही तो है, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ और जब तक सारे प्लेयर्स रिकवर नहीं हो जाते नेक्स्ट राउंड स्टार्ट भी नहीं होगा और हमें भी रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। तभी किम मिन हो पूछता है मैं अभी तक समझ नहीं पाया तुम वो मैच जीत कैसे पाई? वो बहुत फास्ट और फ्लेक्सिबल था, क्या तुम मुझे बताओगी ये तुमने कैसे किया? अमांडा कहती है तुम सच में सोचते हो मैं तुम्हें ये सीक्रेट बताऊंगी, क्या हो अगर नेक्स्ट राउंड में तुम मेरे अपोनेंट बन जाओ। तभी स्क्रीन पर डायरेक्टर आ जाता है जो कहता है कांग्रेचुलेशन सभी 16 प्लेयर्स को जो यहाँ तक पहुँच पाए, और अब बस तुम्हें एक मैच जीतना है ताकि तुम लोग टॉप 16 में आ जाओ। और वो कैसे मैं बताता हूँ, अगर तुम ये राउंड जीत लेते हो तो तुम लोग टॉप 31 में आ जाओगे और उनमें से 16 सेलेक्ट होंगे जो डिसाइड होगा हायर बेट पर। इसीलिए कोशिश करना ज्यादा वीआईपीज को अट्रैक्ट करने के लिए, और अगर टॉप 16 में आ गए तो ग्रैंड प्राइज का 5% आप लोगों को मिल जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा बेट चाहते हो तो तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को दिखाना होगा और अपनी इंजरीज के बारे में चिंता मत करो क्योंकि ये फाइट अरीना ही सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें होसन ग्रुप को दिखाया जाता है। योनू कहता है क्यों ना हम किंग सनु को छोड़कर किसी और प्लेयर को सिक्योर करें। मिनसेओ एक प्लेयर को दिखाता है जो किंग सनु का नेक्स्ट ओपोनेंट है। तभी हम किंग सनु के रूम को देखते हैं जहाँ से सनु उठता है और सोचता है मैंने वो सुना था, और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वो एजेंट किंग सनु पर डोपिंग टेस्ट करने के लिए आया था जो कहता है अगर डोपिंग का कोई रिएक्शन ना मिले तो किंग सनु के पेरेंट्स को मार दो और ये अपने पेरेंट्स के बारे में भी कभी जान नहीं पाएगा। यहाँ सनु कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया किंग सनु के ऊपर? वो डॉक्टर बताता है हाँ, और हमें कुछ अनयूजुअल मिला है। उसकी हड्डियों की बोन डेंसिटी एक नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा है, और बस ये नहीं उसकी रिकवरी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। नहीं, इसे रिकवरी कह ही नहीं सकते, ये तो रीजनरेशन है। डायरेक्टर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है। डॉक्टर बताता है शायद इस लड़के के पास वो चाबी है जिस चाबी को पाने के लिए हम इतने टाइम से सपना देख रहे थे। डायरेक्टर कहता है तो लगता है ये कोई स्पेशल इंसान है। फिलहाल तुमने उसके पेरेंट्स को सिक्योर किया या नहीं? डॉक्टर कहता है मुझे माफ करना, जब हम वहाँ पहुँचे हमसे पहले ही किसी ने उन पर एक्शन ले लिया था। हम फिर से सनु को देखते हैं जो कहता है अगर मैं जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गया तो वो लोग मेरे पेरेंट्स को मार डालेंगे, पर मैं यहाँ से निकलूं कैसे? लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाता है सामने देखता है चा सेयोंगियो। सनु उससे कहता है मेरे सामने से हट जाओ। सेयोंगियो कहती है तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें योनू और मिनसेओ दिखाए जाते हैं जिन्हें पता चल चुका है कि सनु के पेरेंट्स गायब हो चुके हैं और इन्हें लगता है कि ये फाइटिंग वर्ल्ड में से ही किसी बंदे ने किया है। यहाँ सनु चिल्लाकर कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारे पास मेरे पेरेंट्स हैं? सेयोंगियोन कहती है चुप रहो, अगर तुम अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हो तो अपनी आवाज नीचे रखो, यहाँ से भाग जाना अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है। सनु उसके हाथ को हटाता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सेयोंगियोन कहती है तुम तो मिनसेओ और योनू के बारे में जानते होगे है ना, वो तुम्हारे पेरेंट्स को
मारने की सोच रहे थे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया जाए और जिन वीआईपीज के फाइटर्स को तुमने हराया है वो भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और मैंने अभी अपने साथ मेरा गार्ड भी नहीं हिलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सीक्रेटली बात करना चाहती थी। तो ध्यान से सुनना, मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स को बचाना चाहती हूँ। आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? सेयोंगयोंग कहती है, मेरा नाम है चा सेयोंगयोंग और मैं 16 वीआईपीज में से एक हूँ और मुझे एक फाइटर चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ। मैं उम्र में छोटी तो हूँ लेकिन एक्चुअली मैं होसन ग्रुप की एक ऑनर भी बन चुकी हूँ, लेकिन उस चा योनू की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया। पर ऑनेस्टली मैं वैसे भी वो छोड़ने वाली थी और हमारा बिजनेस भी कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा। मेरे दोनों बड़े भाइयों की वजह से, उन दोनों की वजह से मेरे पापा की कंपनी डिस्ट्रॉय हो रही है और इसके लिए मैं उन दोनों को माफ नहीं कर सकती। सनू कहता है, तो इन सब का मेरे पेरेंट्स से क्या लेने देना? सेयोंगयोंग कहती है, मैं अपने दोनों बड़े भाइयों को बहुत वक्त से ध्यान से देख रही हूँ और जब मैंने देखा कि चा योनवू तुम पर कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स लगा रहे हैं तो तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिली और उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि तुम तो और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसे वैल्यूएबल इंसान को मैं अपने बड़े भाई को हवाले कर दूं। सनू कहता है, अगर मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो मैं क्या करूँ? सेयोंगयोंग कहती है, बहुत सारे फोर्सेस अभी भी तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे पड़े हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें बचाने के लिए, बस जीतना। मैं तुम्हारे ऊपर बेट लगाऊंगी और अपने बड़े भाइयों को नीचे गिराने के लिए तुम्हारे साथ एक डील बनाऊंगी। सनू पूछता है, तुम ऐसे सीक्रेट प्लेस पर मुझसे डील क्यों करना चाहती हो? सेयोंगयोंग कहती है, फाइटिंग वर्ल्ड में अगर कोई डील ब्रेक करता है तो उसे मार दिया जाता है। सनू कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जीने मरने की डील करूं? सेयोंगयोंग कहती है, सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसे तुम्हारी ताकत चाहिए। इस मैच के बाद जो 31 प्लेयर्स बचेंगे उनमें से 16 प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाएंगे और उनके अलावा सारे प्लेयर्स मार दिए जाएंगे। सनू कहता है, तो मैं अपने पेरेंट्स की सेफ्टी के बारे में कैसे पता करूं और तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर मैं कैसे भरोसा करूं? सेयोंगयोंग कहती है, हम यहाँ पर कोई भी फोन या कुछ और कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं ला सकते जिससे मैं तुम्हें दिखा सकूं, लेकिन मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन की है। तो क्या ये तुम्हारे ट्रस्ट के लिए काफी नहीं है, स्पेशली तुम्हारे पेरेंट्स का पास्ट जो तुम्हारे जीन्स के बारे में है? सनू बहुत शौक होता है और वो पूछता है, क्या वो क्या चीज है? सेयोंगयोंग कहती है, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में लगा रही हूँ तो यहाँ से भागने की सोचना भी मत। तभी वहाँ पर एक कैमरा आ जाता है, टाइम हो चुका है रूम से जाने के लिए। और सेयोंगयोंग जाते हुए कहती है, तुम्हें और कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस जीतना है। तभी हमें रूम नंबर 10 दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बचे हुए 62 प्लेयर्स का प्राइज रैंकिंग दिखाया जाता है जिसमें सनू सबसे लास्ट में है 62 नंबर। किम मिन हो कहता है, ये शायद किंग सनू के इंजरीज की वजह से हुआ है, इसीलिए ज्यादा वीआईपीज उस पर बेट नहीं लगा रहे हैं। फाइटर चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर वो इंजर्ड हो जाए तो वीआईपीज उन पर बेट नहीं लगाएंगे। तभी सनू भी रूम में आ जाता है। डैगन कहता है, अरे तुम्हारा स्वागत है। सनू कहता है, आखिर तुम बिना किसी इंजरी के जीत कैसे पाए? मुझे कुछ भी करके टॉप 16 में जाना है। अगर मैं टॉप 16 में नहीं जा पाया तो प्लीज मुझे कुछ भी बताओ ताकि मैं जीत पाऊँ। प्लीज मेरी मदद करो। क्या ये करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है? तभी वहाँ पर अमांडा आती है। तुम्हें एक स्पेशल मूव चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक स्पेशल मूव नहीं होगा तो तुम नहीं जीत पाओगे, स्पेशली जब तुम इन स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के साथ फाइट करते हो। फिलहाल तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है मुझे बताओ। डैगन कहता है, एक काफ किक के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स बहुत कम हैं जो तुम्हारी तरह किक को बहुत लाइटली यूज कर पाते हैं। जब तुम काय से फाइट कर रहे थे तुमने अपने पैर के मदद से उसके पैर को रोका, इसका मतलब तुम्हारा स्किन बोन बहुत ही ज्यादा मजबूत है और काफ किक की मदद से तुम अपने ओपोनेंट्स को धूल चटा दोगे। तो तुम अभी एक ट्राई क्यों नहीं करते? सनू हवा में ही एक काफ किक मारता है जिसे देखकर डैगन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उन्हें बहुत ज्यादा आवाजें आने लगती है और ये आवाज आ रही होती है इस फाइटर से जिसका नाम है इचिकारियो, जिसकी रैंक है 15 और ये कूडो मार्शल आर्ट का यूज करता है। तभी मैनन कहता है, एक हेडबट के बारे में क्या ख्याल है? काय जैसा लेट्सवे फाइटर जिसके स्कल बहुत ही ज्यादा मजबूत था, उसके हेडबट खाकर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा स्कल तो बहुत ही ज्यादा मजबूत लगता है। डैगन कहता है, लेकिन हेडबट देने से तो तुम दोनों को डैमेज होगा और ऐसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को हेडबट मारने से तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। मैनन ये सुनने के बाद कहता है, यह तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। अपने लाइफ को दांव पर लगाकर यहाँ पर कोई आ पाया है क्या? अगर तुम टॉप फाइटर से फाइट करने के दौरान थोड़ा सा भी हिचकिचाए तो तुम मर भी सकते हो। और तुम्हें तो किसी और चीज के बारे में सोचना चाहिए, जैसे तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट। और डैगन का नेक्स्ट ओपोनेंट है हान मिनसू। तभी हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि हान मिनसू को देख रहा होता है जिसका रैंक है 9। इसको यहाँ लाना एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन था। मैं बात कर रहा
हूँ हमारे डॉक्टर की बेटे की। और हमें पता चलता है कि हान मिनसू इस डॉक्टर का बेटा है। तब हम इसकी बैक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ बैकग्राउंड में यह डॉक्टर कहता है, कुछ वक्त पहले मैं फाइटिंग वर्ड के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरे बेटे को एक रेयर डिजीज था जिसकी वजह से उसके मसल्स वेस्ट हो रहे थे और मैं बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि मैं डॉक्टर होने के बावजूद उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया। कुछ दिन बाद मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जो कि मेरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर का था, जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। उसने मुझे अपने हॉस्पिटल के एक सीक्रेट जगह पर बुलाया, जहां जाने के बाद मुझे कुछ साइंटिस्ट्स और टाइकॉन्स के बारे में पता चला जो लोग डोपिंग पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और इनके रिजल्ट्स देखकर मैं शॉक हो गया था। मुझे वो सब देखकर लगा कि मेरा बेटा भी ठीक हो सकता है। और तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है, क्या सोचते हो, क्या तुम हमारे साथ इस रिसर्च में ज्वाइन करोगे? और मुझे पता चला कि ये लोग मेरे बेटे को एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे। और ये सुनने के बाद मैं वहाँ से भाग निकला, लेकिन जब मैं घर पहुंचा मैंने ये नजारा देखा कि मेरा बेटा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। और उसे बचाने के बाद हान मिनसू उससे कहता है, पापा मुझे मार दो प्लीज। उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था और मेरा बेटा एक मॉन्स्टर बन गया। तभी हमें हान मिनसू को दिखाया जाता है जो कि अरीना में आ चुका है और अब फाइट होगी डेगन वर्सेस हान मिनसू की। फाइट स्टार्ट होती ही हान मिनसू अपना स्पेशल अटैक डेगन के शोल्डर पर मार देता है, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि डेगन ने अपने मसल्स की मदद से उसकी दोनों उंगलियों को पकड़ लिया है। डेगन अपना हाथ उठाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार झापड़ लगा देता है, पर हान मिनसू से डॉज कर लेता है और वो झापड़ जाकर सीधे ग्राउंड पर लग जाता है। और यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिससे पूरी जमीन टूट जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिनसोक और योनू को दिखाए जाते हैं जो कि एक मार्शल आर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिनसोक बताता है क्राफ्ट मागा एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो कि सिबलिंग्स को बचाने के लिए यूज होता था। और हमें पता चलता है कि डेगन जो मार्शल आर्ट यूज करता है उसका नाम है क्राफ्ट मागा। यहाँ डेगन हान मिनसू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन मिनसू कहता है तुम तो बहुत स्लो हो और वो उसी वक्त डेगन के अटैक को डॉज कर लेता है और इस बार अपना स्पेशल अटैक डेगन के सर पर कर देता है जिससे उसका चश्मा भी टूट जाता है। डेगन उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हान मिनसू उससे बच जाता है। हान मिनसू यहाँ सोचा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्लो है और इसकी बॉडी अनबैलेंस्ड है और इसका एक हाथ बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इससे तो वो और भी स्लो हो जाएगा। लेकिन तभी डेगन ग्राउंड को एक हाथ से ग्रैब करता है और खुद को एक रॉकेट की तरह लॉन्च करता है और वो एक जोरदार पंच हान मिनसू के मुंह पर मार देता है। लेकिन हान मिनसू वहाँ से भी निकल जाता है और डेगन के ऊपर अपने स्पेशल अटैक्स को थ्रू करता है, लेकिन डेगन अभी तक खड़ा है। हान मिनसू के इतने सारे स्पेशल अटैक्स खाने के बाद भी हान मिनसू कहता है तुम तो अभी भी अपने फाइटिंग स्टैंड में खड़े हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास एंड्योरेंस बहुत है। तभी डेगन अपने हाथ फैलाता है। हान मिनसू ये देखकर कहता है तुम्हारा गार्ड तो ओपन है, क्या तुम मुझे ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो क्या? और क्या तुम सच में सोच रहे हो तुम मुझे ऐसे हरा दोगे? तो अभी मरो। और हान मिनसू उस पर वही स्पेशल अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं डेगन ने अपना वही डोपिंग वाला हाथ हान मिनसू के सामने ला दिया था जिससे हान मिनसू के दोनों उंगलियां टूट जाती हैं। और तभी डेगन उसके पास आ जाता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच मार देता है। हान मिनसू चलता हुआ दीवार पर लगता है। डेगन अपने मन में कहता है ये बंदा ऐसे डाउन होने नहीं वाला, मुझे ऐसे एक और बार मारना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये हाथ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, पर जो भी हो मुझे एक और शॉट मारना पड़ेगा और ये मेरा लास्ट शॉट है। लेकिन बहुत सारा खून बहने की वजह से डेगन अपना बैलेंस खो देता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है और आंखें बंद करते हुए वो अपने बेटे को याद करता है। और उसी वक्त हान मिनसू उसके सामने आ जाता है। तुमने मेरा लेफ्ट हैंड तोड़ा, लेकिन मैं तो राइट हैंडेड हूँ। और वो उसके दिल पर अटैक कर देता है अपने उसी सिग्नेचर अटैक से। डेगन अपने लेफ्ट हैंड से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ को चीरता हुआ उसके दिल पर जा लगता है और इस अटैक से डेगन अपने घुटनों पर आ जाता है। हान मिनसू सनू के तरफ देखता है और कहता है किंग सनू देखो ये बुड्ढा मर रहा है तुम्हारी वजह से। और वो अपनी दोनों उंगलियां डेगन के दिल से बाहर निकालता है जिसकी वजह से उससे खून आने लग जाता है। सनू ये देखकर शौक में था और जो पल उसने डेगन के साथ बिताए थे वो उसे याद आने लगते हैं और प्रेजेंट पे वो जमीन पर पड़ा था। कैमरे से आवाज आती है हान मिनसू ये मैच जीत चुका है। हान मिनसू अपने पैर को डेगन के सर के ऊपर रखता है जैसे मैंने सोचा था ये जगह तो उससे भी ज्यादा कमाल की है। लेकिन डेगन के सर के ऊपर पैर रखने से सनू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से कूद कर नीचे आ जाता है। और पीछे से मिन्हो सोचता है वो कैमरा उस पर शूट क्यों नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तब तक शूट नहीं करेगा जब तक तुम फाइट में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो जाओ। यहाँ सनू कहता है ओए अपना पैर उससे हटा। मिनसू कहता है अगर दम है तो खुद ही हटा ले आकर। सनू आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने कहा उससे पैर हटा। वो उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है और कैमरा भी रेडी
रेडी है किंग सनू के ऊपर शूट करने के लिए। किम मिन हो उसे रोकने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी मैनन सनू को पकड़ लेता है और किम मिन हो स्लाइड करते हुए सनू के पैर पर मार देता है ताकि वो नीचे गिर जाए और वो दोनों उसे एक साथ पकड़ लेते हैं और मैनन उसे गले से पकड़कर बेहोश कर रहा होता है और सनू बेहोश होते हुए एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ डेगिन उसे कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम मेरे बेटा का ध्यान रखोगे। सनू कहता है हाँ ये तो ऑब्वियस है ना, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है और इसके लिए मुझे आपके बेटे से फ्रेंडशिप तो करनी होगी। यहाँ प्रेजेंट में वो दोनों बेहोश हो चुके हैं। मिनसू ये देखकर कहता है यह सब देखने में कितना मजा आ रहा है। तभी वहाँ पर अमांडा आ जाती है। अब सनू का अटेंशन पूरा तुम्हारे ऊपर है, तो क्या तुम अब बच पाओगे क्या। मिनसू कहता है क्या तुम मरना चाहती हो। अमांडा कहती है अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, पहला मुझसे उलझकर उस कैमरा से मर जाओ या फिर मेरे हाथों मर जाओ। और हान मिनसू जाते हुए कहता है बस रुक जाओ, तुम सब मेरे हाथों मरने वाले हो। अमांडा डेगिन को चेक करती है और वो स्ट्रेचर बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहती है। हम योनू और मिनसो को देखते हैं। योनू कहता है अरे यार ये हान मिनसू तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कैसे कोई अपने दो उंगलियों को एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। मिनसो जवाब देता है क्योंकि हान मिनसू की डोपिंग कोई आम डोपिंग नहीं है, ये एक स्पेशल डोपिंग है जहाँ पर स्ट्रेंथ डोपिंग मसल्स को बढ़ाकर रुक जाती है, लेकिन इस डोपिंग में ऐसा नहीं होता। ये हड्डियों की चारों तरफ की टिश्यूज को भी एनहेंस कर देती है और उसकी एबनॉर्मली डेवलप कर देता है। और जैसे कि सनू की हड्डियां मजबूत है वैसे ही इसकी हड्डियां भी स्पेशल है, ये खुद में ही एक वेपन की तरह काम करती है। योनू कहता है तो हम उसे अपनी तरफ क्यों नहीं कर लेते। मिनसोक बताता है हान मिनसू को डायरेक्टली डायरेक्टर ने लाया है तो उसे अप्रोच करना इतना भी आसान नहीं होगा। और भी खतरनाक फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं इंक्लूडिंग द नेक्स्ट मैच। और नेक्स्ट मैच है अमांडा का जो कि कापोइरा मार्शल आर्ट का यूज करती है और इसकी रैंक है 19 और इसकी फाइट होगी गो ह्यूक्सू से जिसका रैंक है 10th और यह मिक्स्ड मार्शल आर्ट का यूज करता है। और अमांडा ग्रोच जो मार्शल आर्ट का यूज करती है कापोइरा, वो देखने में लगता है जैसे कि वो डांस कर रही हो। बाहर से ये जितना जॉयफुल लगता है अंदर से वो उतना ही दुख भरा है। ब्राजील इंडिपेंडेंस होने के बाद कापोइरा मार्शल आर्ट को क्राइम के लिए यूज किया जाता था और इसीलिए इसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तभी कैमरा से आवाज आती है अमांडा ग्रोच वर्सेस गो ह्यूक्सू की मैच स्टार्ट होती है। अमांडा ग्रोच अपना फाइटिंग स्टैंस लेती है लेकिन सामने वाला बंदा गो ह्यूक्सू आराम से खड़ा है तो अमांडा किक करने के लिए आगे बढ़ती है और गो ह्यूक्सू एक इविल स्माइल देता है। सीन फिर से योनू और मिनसो की तरफ जाता है। योनू कहता है गो ह्यूक्सू ये बंदा 10th रैंक पर है, मतलब ये कोई आम बंदा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल होगा। मिनसो कहता है सेंसरी डोपिंग के बाद गो ह्यूक्सू का विजन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है और इसे वीआईपी की तरफ से एक निकनेम भी मिला है जो कि है 10 सेकंड के, मतलब अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें वो 10 सेकंड में ही जीत गया है और इसी वजह से उस पर बेट भी बहुत ज्यादा है और अगर ये मैच भी वो जीत जाता है तो इसका रैंकिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना कि टॉप 5 में तो ये बंदा आ ही जाएगा। सीन यहाँ फाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर टाइमर चालू हो गया था और जब अमांडा उस पर किक करने के लिए आगे बढ़ती है तब तक 7 सेकंड्स हो चुके होते हैं। गो ह्यूक्सू एक इविल स्माइल के साथ उसके किक को डॉज करता है और वो सोचता है मैं अपने डायनामिक विजन की वजह से कुछ भी देख सकता हूँ, इवन जब मैं वाइड ओपन भी हूँ मैं किसी भी अटैक पर रिएक्ट कर सकता हूँ। तभी 8 सेकंड्स हो चुके होते हैं और गो ह्यूक्सू अमांडा के पैर को पकड़ते हुए कहता है अभी ये खत्म हो चुका है और तभी वो देखता है उसका मुंह जमीन के पास है। हैं? मैं जमीन क्यों देख रहा हूँ? और 10 सेकंड्स होने से पहले वो जमीन के अंदर घुस जाता है। वो कहता है मैं 10 सेकंड्स में हार गया। कैमरा से आवाज आती है गो ह्यूक्सू और अमांडा ग्रोच के बीच के मैच का विनर है अमांडा ग्रोच। यहाँ योनू बहुत ही ज्यादा शौक है। मिनसोक बताता है गो ह्यूक्सू एक अटैक डॉज करने के बाद डिफेंसलेस हो गया था जिसकी वजह से वो हार गया। योनू कहता है अपने ओपोनेंट का अटैक डॉज करने के बाद वही तो अटैक करेगा ना। मिनसोक बताता है गो ह्यूक्सू यही सोच रहा था, एक किक काफी है अपने ओपोनेंट को गिराने के लिए। अपोजिट में वो एनर्जी को सप्रेस करने के बाद अटैक करता है जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और अगर वो अटैक फेल हो गया तो उसे एनर्जी को फिर से सप्रेस करना होगा दूसरा अटैक करने के लिए जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है और उसके बाद उस किक में ताकत भी नहीं रहेगा और स्पेशली अगर दोनों पैर ऊपर हैं फिर तो भूल ही जाओ, वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि नीचे से वो सपोर्टिंग पॉइंट ही नहीं रहेगा जिस पैर की वजह से उसे ताकत मिलेगी। योनू कहता है अमांडा ने भी तो यही किया था, उसके भी दोनों पैर ऊपर थे और उसका फर्स्ट अटैक भी फेल हो गया फिर भी वो जीत कैसे पाई। मिनसो कहता है शायद आप भूल चुके हो अमांडा किस मार्शल आर्ट का यूज करती है। वो यूज करती है कापोइरा जिसमें हाथों को भी सपोर्टिंग लेग्स की तरह यूज किया जा सकता है। और वैसे भी अमांडा ग्रोच जिस डोपिंग को यूज कर रही है वो मसल्स को नहीं बढ़ाता बल्कि वो मसल्स डेंसिटी को बढ़ाता है जो उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फास्ट बनाती है जिससे अमांडा ग्रोच एक अनप्रेडिक्टेबल फाइटिंग मशीन बन चुकी है जो कि हर एक सिचुएशन और टाइमिंग में अपना मैक्सिमम पावर यूज कर सकती है। और फिलहाल जिसका निकनेम 10 सेकंड के था वो खुद ही
10 सेकंड में हार गया, जिससे उसका निकनेम अमांडा को पास हो गया। अब अमांडा है 10 सेकंड के और इसकी वजह से उस पर बेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। फिर योनू पूछता है तो नेक्स्ट मैच भी रूम 10 से ही है ना? मिनसोक बताता है हाँ आप सही कह रहे हो और नेक्स्ट मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सनू को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे अपने आंखें खोल रहा होता है और सामने किम मिन हो को देखता है और उठते ही वो कहता है मैं आखिर कहाँ हूँ और डेगन कैसे हैं? तभी वहाँ पर अमांडा आ जाती है। वो अभी तक जिंदा तो है, उसकी सांसें चल रही थी। फिर वो मिनहो से कहती है तुम्हारा नेक्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है तो तुम थोड़ा सा वार्म अप क्यों नहीं कर लेते? मिनहो कहता है हाँ मैं जानता हूँ और वो मन में सोचता है और शायद उसी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे भाई को जिसने हराया है उसके साथ मेरा मैच होगा ही। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ एक स्काउट ने किम मिन हो को फाइटिंग वर्ल्ड में आने का ऑफर दिया था। किम मिन हो से पूछता है तुमने कहा तुम्हें उसका नाम नहीं पता तो तुम उसे कैसे पहचानने वाले हो? वो एक फॉर्मर बॉक्सर है और बाकी के डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। लेकिन बात ऐसी है वहाँ पर कुछ ही फॉर्मर बॉक्सर्स मौजूद हैं और उन्हीं कुछ बंदों में से तुम्हारे भाई का किलर भी मौजूद होगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ किम मिन हो का मैच स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर किम मिन हो का ओपोनेंट भी एक फॉर्मर बॉक्सर है जिसका नाम है चोई वॉन वू और इसकी रैंक है 16। कैमरा से आवाज आती है किम मिन हो वर्सेस वॉन वू का मैच स्टार्ट होता है। इस तरफ योन वू मिनसोक से पूछता है तो इन सारे मॉन्स्टर्स में से टॉप 5 पर कौन है? मिनसोक बताता है तो जो फाइटर 5th रैंक पर है उसका नाम है रेप जो कि सिस्टमा का यूज करता है और ये एक एक्स रशियन बॉडीगार्ड है। और फिर 4th रैंक पर जो फाइटर है उसका नाम है गो क्यूंगो और ये यूज करता है प्रैक्टिकल टाइक्वांडो। और 3rd नंबर पर है सीईओ ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका नाम है गो यीसु। फिर 2nd रैंक का जो फाइटर है इसका नाम है मैथ्यू लिम और ये एक साइकोपाथ है जिसे लोगों को बस मारने में मजा आता है। पर प्रीवियस टूर्नामेंट का चैंपियन जो अभी भी रैंक 1 पर है वही एक असली मॉन्स्टर है। और तभी हम देखते हैं वही यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है सॉरी मेरी ताकत मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही। और इसका नाम है केम जो कि यूज करता है गुरखा मर्सेनरी जिसे देखकर योनवू डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है योनवू और सेयोंगयोंग का बड़ा भाई जो कहता है बेवकूफ तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। और हमें इसका फुल इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है होसेन ग्रुप का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चा इक्यून और वो कहता है भूलना मत हमारे बेट के बारे में और तैयार हो जाओ अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए। और तुमने एक हाई स्कूलर को यहाँ लाया है, इतनी स्टुपिडिटी के लिए तो कोई भी दवाई नहीं है। तो चलो मैं चलता हूँ, खेलो अपने हाई स्कूलर के साथ। और इसके जाने के बाद योनवू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गालियां देने लगता है। और तभी वो मिनसोक से चिल्लाकर कहता है तुम क्या कर रहे हो? ढूंढो किसी को जो कि इस गेम या जो भी इसका नाम है उसे हरा पाए। मिनसोक कहता है क्या ये ऑलरेडी लेट नहीं हो चुका है? एनीवेज विनर तो टॉप 5 में ही कोई होगा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। डोपिंग का इफेक्ट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। राउंड ऑफ 16 में जाने के बाद कुछ फाइटर्स सडनली चैंपियनशिप के कंटेंडर्स बन जाते हैं। मैं किसी ऐसे ही फाइटर को खोज रहा हूँ। योनू पूछता है तो क्या कोई ऐसा कैंडिडेट सामने आया है? मिनसोक बताता है यहाँ पर ऐसे 5 कैंडिडेट्स है। पहला इचिकारियो जो कि किंग सनू के अगेंस्ट होगा, फिर अमांडा ग्रोच और जूडो मास्टर जू वू किंग, और फिर हमारा 5th मैचअप फीचर्स ये है डार्क हॉर्स कंटेंडर के बारे में 2 बॉक्सिंग के राइजिंग स्टार्स किम मिन हो और चोई वॉन वू। यहाँ पर किम मिन हो पूछता है ओए क्या तुमने किम मिन संग के बारे में सुना है? और किम मिन हो का रैंक है 28, यहाँ चोई वॉन वू का रैंक है 16 और ये भी बॉक्सिंग का यूज करता है। वॉन वू कहता है उसके बारे में आखिर कौन नहीं जानता। किम मिन हो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है तो तुम मेरे भाई के बारे में जानते हो, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। तभी किम मिन हो वहाँ से गायब हो जाता है और बहुत तेजी के साथ जाकर उसे एक पंच मार देता है। पहले वो उसके पेट पर एक पंच मारता है और एक और पंच लगाते हुए कहता है तुमने आखिर मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? और उसके फेस पर एक जोरदार पंच लगा देता है और ये पंच करने के बाद वो घसीटते हुए दीवार पर जाकर लगता है जहाँ पर वो दीवार तक टूट जाती है। किम मिन हो उसके पास जाते हुए कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे तुम्हारा रीजन क्या था? वोनवू वहाँ पर बैठा हुआ कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसका हार्ट अजीब तरीके से बीट होने लगता है और वो एक स्प्रिंग की तरह उछलता है और किम मिन हो के सामने लैंड कर जाता है। किम मिन हो उस पर एक पंच लगाता है लेकिन वो तभी उसे डॉज करता है और साइड में आकर किम मिन हो के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। लेकिन किम मिन हो भी इस पंच को डॉज करा होता है। वोनवू उसके पीछे जाते हुए कहता है आखिर तुम कहाँ भागने की सोच रहे हो? और उसके मुंह पर एक पंच लगा देता है। कैसा लगा ये फास्ट पंच का आखिर?
और उसके ऊपर एक और जोरदार पंच लगा देता है और एक आने के बाद किम मिन हो ग्राउंड पर गिर जाता है। वो वॉन वू हंसते हुए कहता है जो भी ट्रिक से लगा कर अटैक करो, लेकिन डोपिंग लेने के बाद मेरी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। किम मिन हो वहाँ पर थोड़ा सा हिलता है, जिसे देखकर वॉन वू भी थोड़ा शॉक होता है। ओए ओए, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो और ये कैमरा अनाउंस क्यों नहीं कर रहा? तो छोड़ो, अगर गार्ड इसे अनाउंस नहीं कर रहा तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। और वो तभी उसे पैर से मारने वाला होता है और यहाँ किम मिन हो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर उसका भाई उससे कहता है जब तुम्हें लगे सब कुछ खत्म हो चुका है तभी तुम्हें फोकस करना है अपने लास्ट ब्रेथ पर, और यही होगा तुम्हारा लास्ट चांस। किम मिन हो ये याद करते हुए एक लास्ट ब्रेथ लेता है और प्रेजेंट में वो वॉन वू के अटैक लेने से पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है। वॉन वू कहता है डैम इट, उसके पावर अवेकन होने से पहले मुझे उसे मारना होगा। किम मिन हो यहाँ पर बहुत स्पीड के साथ वॉन वू की तरफ बढ़ता है। वॉन वू कहता है मुझे इसे जल्द से जल्द डॉज करना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो उसे डॉज कर पाता किम मिन हो उसके सामने जाता है। मेरे भाई के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? और ये कहते हुए किम मिन हो उसके ऊपर एक जोरदार पंच लगा देता है और सीधा जमीन तोड़ता हुआ वो ग्राउंड पर होता है। ये देखकर योन वू और डायरेक्टर दोनों शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर कहता है क्या ये सेकंड अवेकनिंग है? यहाँ वॉन वू ग्राउंड पर होता है और किम मिन हो उस पर पंच लगाते हुए कहता है मैं एक और बार पूछता हूँ, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? वॉन वू कहता है किम मिन संग, क्या वो सच में मर चुका है क्या? किम मिन हो यह सुनने के बाद सोचता है इसी ने तो उसे मारा है, तो ये ऐसे बात क्यों कर रहा है? और वो कहता है क्या ये तुम नहीं थे? तो फिर तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? वॉन वू से कहता है एक बॉक्सर होने के नाते मैं एक चैंपियन को तो जानता ही हूँगा। मिन हो पूछता है तो फिर मेरे भाई को किसने मारा होगा? वॉन वू जवाब देता है एक आदमी जो कि बॉक्सर्स के मास्टर्स को हंट कर रहा था। और ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। क्या? कौन था? कौन था? मुझे जल्दी बताओ, मुझे बस उसका नाम बता दो प्लीज। लेकिन तब तक वो नॉकआउट हो चुका होता है। कैमरे से आवाज आती है किम मिन हो ये मैच जीत चुका है। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है ये किम मिन हो तो बहुत ही इनक्रेडिबल है, उसने एडिशनल डोपिंग के बिना ही सेकेंड स्टेज अवेकनिंग अचीव कर लिया। डॉक्टर कहता है लगता है एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। ये शायद उतना नहीं होगा जितना 20 साल पहले फर्स्ट अवेकन जिसने सब कुछ पार कर लिया था, लेकिन ये लोग कुछ 80% तक पहुंच गए हैं। डायरेक्टर फिर से कहता है फर्स्ट अवेकनर के गायब होने के बाद भी उसके जेनेटिक्स से ये डोपिंग्स बनते रहे, लेकिन कोई भी अभी तक उसे पार नहीं कर पाया। आखिर वो फर्स्ट अवेकनर गायब होकर गया कहाँ? और ये फर्स्ट अवेकनर कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कैंग सन वू के रूम को दिखाया जाता है जहाँ वो काफ किक की प्रैक्टिस कर रहा था। मैनन कहता है आखिर तुम क्यों नहीं जाते? क्या तुम इस पूरी जगह को तबाह करना चाहते हो क्या? और हमें दिखाया जाता है कि सन्नू की ट्रेनिंग से ही वो पूरी जगह टूट गई होती है और तभी सन्नू को डैगिन की कही हुई बात याद आती है। अगर तुम खुद को अपने मैक्सिमम लिमिट पर पुश करते हो और फिर खुद को रिकवर करने देते हो तो तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और मसल रिकवरी के लिए सबसे अच्छी चीज है गहरी नींद। अपने मसल्स को रिकवर करने के बाद गहरी नींद लो और यह दिन में तुम 2 बार करो, जिससे तुम औरों से 2 गुना ज्यादा जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। और यह तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारा रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होगा, और तुम में तो ये खूबी है ही। यहाँ प्रेजेंट में सन्नू सोचता है नहीं 2 बार मेरे लिए काफी नहीं है। फिर सन्नू उस कैप्सूल में बैठता है और मैनन उससे कहता है क्या तुम फिर से सोने वाले हो? और यहाँ सन्नू अपने पैर से एक बहुत भारी वेट को निकालता है और उसे फ्लोर में रखते ही वो पूरा फ्लोर टूट जाता है। और इसके साथ ही सन्नू अभी तक प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे देखकर मैनन भी शॉक हो जाता है। सन्नू यहाँ पर सो जाता है और सोते वक्त डैगिन को याद करते हुए कहता है मिस्टर ये तीसरी बार है जो आपने कहा था, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। और वो सो जाता है। तुम सुबह से ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम सोने से और भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और अगर ये वर्क कर गया तो तुम तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस हो जाओगे। और तभी कैमरा उसे मैनन अरीना तक जाने के लिए कहता है, क्योंकि नेक्स्ट मैच मैनन का है, जिसका मैच होगा जू उग्वांग से रैंक 15। और ये जूडो मार्शल आर्ट का यूज करता है, जिसने पावर डोपिंग लिया हुआ है और इसके पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर ग्रिप स्टैंस है और इसके ग्रैब करने से हड्डियां तक टूट सकती हैं। और इससे लड़ने वाला है मैनन रैंक 45, और इसके मार्शल आर्ट के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। कैमरा से आवाज आती है, जू उग्वांग और मैनन के बीच का मैच स्टार्ट होता है। जू उग्वांग कहता है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस मैच को खत्म करते हैं। तभी मैनन बहुत हाई स्पीड में उसके पास आ जाता है, लेकिन तभी वो उसके पीछे आता है और उसकी सर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जू उग्वांग उसे डॉज कर देता है और तभी मैनन के हाथ को पकड़ लेता है। अब ये खत्म हो चुका है और वो उठाकर उसे बहुत जोर से पटक देता है, जिससे यहाँ का फ्लोर भी टूट जाता है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल स्लैम था कि मैनन ग्राउंड तोड़ते हुए ग्राउंड के अंदर घुस जाता है। मिनस्टर्क भी ये देखकर हैरान है, मुझे पता था ये ताकतवर है, लेकिन मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर कैमरा से आवाज आती है, जू उग्वांग फाइट करने की हालत में नहीं है, तो विनर है मैनन,
जो सुनने के बाद सभी शौक में है। योनू कहता है ये क्या हुआ अभी, और मिनस्योक भी पहली बार हैरान है। वो अपना सर पकड़ लेता है। मुझे भी नहीं पता ये आखिर हुआ कैसे। और यहाँ मैनर ग्राउंड पर आराम से लेटा हुआ है। किंग सनू अभी तक शायद उठ चुका होगा, तो चलो देखते हैं वो कितना ज्यादा डिलीशियस हो चुका है। यहाँ सनू को दिखाया जाता है जो नींद से उठता है और सोचता है मैं कुछ फील तो कर रहा हूँ, क्या ये सक्सेस हो चुका है, हो या ना हो मुझे लड़ना तो पड़ेगा। पता नहीं माँ कैसी होगी, क्या मैं सच में उस लड़की पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द उस कमीने मिनसोक से मिलना पड़ेगा। तभी कैमरा से आवाज आती है एक स्काउट ने तुम्हें बुलाया है, और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लाया जाता है। उसकी पट्टी खोलने के बाद वो सामने मिनसोक को देखता है। वो सीधा उसके कॉलर को पकड़ता है। मैं पागल हो रहा हूँ, जल्दी बताओ मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? मिनस्योक कहता है ये तो ऑब्वियस है, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास है। ये सुनने के बाद सनू का माथा फिर से खराब हो जाता है। झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने सुना था रिकवरी रूम में तुम्हारे एजेंट ने क्या बोला। मिनस्योक कहता है ये सच है कि वीआईपीज़ की तरफ से मुझे यही ऑर्डर मिला था, लेकिन मैंने उन्हें झूठ बोला और तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने नहीं मारा है, उनकी देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। सनू कहता है ये क्या बकवास है। मिनस्योक कहता है मैंने अपना सब कुछ तुम पर लगा दिया है, ये जानते हुए भी कि तुम डोपिंग का यूज नहीं करोगे, क्योंकि इवेंचुअली मेरे वीआईपी योनू को मेरी चॉइस मानना ही पड़ेगा। सनू उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। तो वो लड़की का चक्कर क्या है, वो कौन है? मिनस्योक कहता है तुमने कहा मेरे एजेंट तुम्हारे रूम में आकर तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा था, तो क्या तुम सच में सोचते हो वो मेरा ही एजेंट था? और फिर उसके जाने के बाद तभी चासी ओंग आ गई। क्या तुम्हें लगता है ये कोई कोइंसिडेंस है? ये सभी उस लड़की का ही किया धरा है और उसने तुमसे सब कुछ झूठ बोला। तुम ही बताओ कौन अपनी बेटी को अपने जायदाद से बेदखल करेगा? उसी ने कुछ किया होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। सनू कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इस पर भरोसा करूंगा? वो लड़की सच में मेरे पेरेंट्स के बारे में जानती है। मिनस्योक कहता है उस लड़की ने तुम्हें आखिर क्या ही प्रूफ दिया जिस पर तुम इतना ज्यादा यकीन कर रहे हो? सनू कहता है क्योंकि यहाँ पर कुछ लाया नहीं जा सकता, इसीलिए वो प्रूफ नहीं कर पाई। तभी मिनस्योक उसे अपना हाथ दिखाता है जहाँ पर सनू की मॉम की ही हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था, जो देखकर सनू शॉक हो जाता है। ये तो मेरी मॉम की हैंड राइटिंग है। लेकिन वो पूछता है हैंड राइटिंग तो किसी की भी कॉपी की जा सकती है। मिनस्योक कहता है ये तुम पर है, तुम भरोसा करोगे या नहीं, लेकिन पहले मेरा प्लान सुनो। मेरा वीआईपी तुम पर भरोसा करे, इसीलिए हमें सबसे पहले अपने ओपोनेंट पर फोकस करना होगा। इसकी वजह से वीआईपी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और अगर तुम जीत जाते हो तो चासियोंग तुम पर बेट जरूर लगाएगी, और अगर हमारे प्लान के हिसाब से तुम जीत गए तो आगे चल के तुम्हारे पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और तभी हमें सनू का नेक्स्ट ओपोनेंट दिखाया जाता है जिसका नाम है इचिकारियो, रैंक 15, जो कूडो मार्शल आर्ट का यूज करता है। कैमरा कहता है इचिकारियो अरीना में एंटर करो, और अरीना में सनू भी आ चुका होता है। और तभी वो मिनस्योक की बातों को याद करता है। ये बात याद रखना, उस लड़की को तुम्हारे जीतने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने बड़े भाई को गिराना चाहती है, और उसके पास कोई भी रीजन नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर तुम टॉप 16 में आकर मेरे वीआईपी को चूज नहीं करते हो तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सेफ नहीं रख पाऊंगा। यहाँ अरीना में सनू बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे, और वो सोचता है हेयर जो भी सच बोल रहा हो, मुझे बस ये मैच जीतना है। अगर मैं नहीं जीता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। योनवू और सेओंगयन भी ये देखने के लिए बेताब है कि इस मैच में कौन जीतने वाला है। यहाँ मैच स्टार्ट हो जाता है और सनू मन में सोचता है इसके स्टैंस को देखकर लगता है ये एक स्ट्राइकिंग बेस्ट है, तो काफ किक इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और तभी वो बहुत हाई स्पीड में आगे बढ़ता है और उस पर एक काफ किक लगाने का ट्राई करता है, लेकिन इचिकारियो अपना पैर उठाकर उसे डॉज कर लेता है और सनू को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद वो उसे जमीन पर पटक देता है और नीचे झुककर उस पर एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी सनू वहाँ से निकल जाता है। और इचिकारियो सनू को देखकर सोचता है ये बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा। सनू तभी उसकी तरफ बढ़ता है और उसके राइट आई पर एक पंच लगा देता है, बट एक्चुअली में इचिकारियो उसे डॉज कर देता है और सनू के पेट पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसे खाने के बाद सनू दूर जाकर गिरता है। लेकिन गिरने के बाद वो हंसने लगता है। इचिकारियो ये देखकर शौक में है कि वो हंस रहा है, और तभी वो उसे किक लगाने जाता है, लेकिन तभी सनू उसके पास जाकर उसके थई पर काट देता है। इचिकारियो गुस्से में कहता है ये तो पागल है, और तभी वो उसके पेट पर एक एल्बो मार देता है, और इसके बाद वो एक किक करने की ट्राई करता है, लेकिन सनू का चेहरा देखकर वो इस किक को मिस कर देता है। और सनू को ऐसे देख वो सोचता है क्या ये लड़का कोई बीस्ट है, और तभी सनू हंसते हुए उसकी तरफ फिर से आगे बढ़ता है, और इचिकारियो भी उस पर काउंटर अटैक करने के लिए बढ़ता है, और वो सोचता है कि वो उस पर फिर से काटने के लिए आ रहा है। एक ही चीज मुझ पर दोबारा काम करने नहीं वाली, लेकिन तभी सनू झुकता है और अमांडा की तरह कापोएरा स्टाइल में वो उसके ऊपर एक किक लगा देता है, जिसे देखने के बाद योनू भी शॉक हो जाता है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सनू अमांडा से कहता है कापोएरा में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक, क्या तुम उससे मुझे हिट कर सकती हो? जिसके बाद अचानक से अमांडा उसके चेहरे पर एक किक लगा देती है, और एक खाने के बाद सनू जमीन पर होता है। और प्रेजेंट में सनू इसी टेक्निक को इचिकारियो पर यूज करता
करता है, लेकिन वो इचिकारियो के फेस पर बस थोड़ा सा ही लगा होता है। तो वो सनु के पैर को पकड़ता है और उसके फेस पर एक किक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सनु अपने हाथों को पुश करता है और एक स्प्रिंग की तरह उछलते हुए अपने दूसरे पैर से इचिकारियो के मुंह पर एक लात मार देता है और इससे इचिकारियो अपने घुटनों पर आ जाता है। और सनु सोचता है मेरी बॉडी मेरे हिसाब से मूव कर रही है, अब मैं अपनी बॉडी को किसी भी तरह से मूव कर सकता हूँ और अब मुझे इस बंदे को एक काफ किक के साथ खत्म करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखता है इचिकारियो का स्टेंस चेंज हो गया है और वो वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और वो कहता है तुम्हारे मूवमेंट्स कोई इंसानों की तरह नहीं है और ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसीलिए अभी से मैं तुम्हें एक बीस्ट मानता हूँ और अब मुझे ही तुम्हारा हंट करना होगा। और तभी वो एकदम से सनु के पास आ जाता है। सनु सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, इसने कौन सी डोपिंग यूज की है। और वो देखता है कि इचिकारियो उस पर एक पंच करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सनु सोचता है अब मेरे पास जितने भी एबिलिटीज है मैं उन्हें यूज करके इस पंच से बच सकता हूँ और उस पर एक काउंटर पंच लगा सकता हूँ। सनु उसे डॉज करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी इचिकारियो उस पर पंच नहीं मारता बल्कि उस पर एक हेडबट मार देता है और सनु ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसके बाद इचिकारियो किंग सनु के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा पंच मार देता है और एक दूसरा पंच लगाने के लिए तैयार होता है। तुम्हारे सारे ऑर्गन्स अब खत्म होने वाले हैं। और वो बहुत सारे पंचेस सनु पर लगा देता है और लास्ट में उसे एक तगड़ा किक भी मार देता है। और इचिकारियो सोचता है कि सनु बेहोश हो चुका है, लेकिन तभी सनु हंसने लगता है और उसके पैर को पकड़ लेता है और फिर सनु इचिकारियो को एक जोरदार हेडबट मार देता है। और हेडबट लगाने के बाद सनु उस पर एक काफ किक लगाने के लिए जा रहा होता है। वो इचिकारियो के साइड में आता है और उस पर एक काफ किक लगाने वाला होता है, लेकिन तभी इचिकारियो उसका पैर पकड़ लेता है। मैंने पकड़ लिया। तभी सनु अपना पैर पीछे कर देता है, लेकिन जिससे उसका वो पैर छूट जाता है और उसके पैर पर एक जोरदार काफ किक लगा देता है, जिससे इचिकारियो के बोन्स टूट जाते हैं। सनु का एक किक खाने के बाद ही इचिकारियो का एक पैर खत्म हो गया है, लेकिन एक पैर जाने के बाद भी इचिकारियो किंग सनु का शोल्डर पकड़ता है और एक लास्ट ब्लो मारता है। लेकिन सनु इस पंच को भी सहते हुए इचिकारियो के दूसरे पैर पर एक काफ किक लगा देता है और इससे इचिकारियो का दूसरा पैर भी खत्म हो जाता है। और दोनों पर इतने जोरदार अटैक्स लगने की वजह से वो दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं। लेकिन किंग सनु अभी तक होश में था, जिसकी वजह से कैमरा अनाउंस करती है इचिकारियो अब फाइट करने की हालत में नहीं है, तो विनर है किंग सनु। जिसे सुनने के बाद योनु की हालत खराब हो चुकी है और कहता है वो दोनों ही नीचे गिर गए, तो फिर दोनों एक साथ आउट कैसे नहीं हुए। मिनसोक जवाब देता है देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सनु अभी सो रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि सनु यहाँ पर बेहोश नहीं है बल्कि वो सो रहा है और सनु यहाँ पर सो रहा होता है, तो इसलिए कोई भी वीआईपी उस पर बेट नहीं लगाता। सेयोंग भी यहाँ पर देखती है कि सनु पर बिल्कुल भी बेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसका स्काउट कहता है एक फाइटर जो कि ग्राउंड पर ही कोलैप्स हो चुका है, तो अब इस पर कोई भी वीआईपी बेट नहीं लगाएगा और इसीलिए अभी भी सनु सबसे लास्ट में है 31 नंबर, क्योंकि 62 प्लेयर्स में अभी 31 प्लेयर्स ही बचे हैं, बाकी 31 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। स्काउट कहता है अब मुझे लगता है हमें किसी और फाइटर को चूज कर लेना चाहिए। सेयोंग कहती है हमारे पास और कितना कैश है। स्काउट कहता है क्या आप सच में सीरियस हो। सेयोंग कहती है हाँ। इसके बाद इसी अरीना में सारे 31 प्लेयर्स आ जाते हैं। किम मिन्हो जाते हुए सनु को देखता है जो सो रहा है, तभी स्क्रीन पर डायरेक्टर आ जाता है वेलकम सभी 31 प्लेयर को और सभी वीआईपीज को भी थैंक यू कहता हूँ यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा था 31 प्लेयर्स में से 16 सेलेक्ट होंगे जो होगा हायर प्राइज मनी पर, तो वीआईपीज अपने पसंदीदा फाइटर पर बेट लगाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है और टाइम स्टार्ट हो जाता है। सेयोंग अपने स्काउट से कहती है हमारे पास जितना भी कैश है उन सभी को सनु पर लगा दो। स्काउट कहता है लेकिन यहाँ पर 4 बिलियन है, ये तो काफी ज्यादा है, अगर आप जीत नहीं पाई तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो अब हमें दूसरा फाइटर ढूंढ लेना चाहिए। टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा होता है। सेयोंग कहती है जल्दी से लगाओ और तभी टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन बेट लग चुका होता है जो की है 4 बिलियन। स्क्रीन पर डायरेक्टर कहता है तो अब हम अनाउंस करने वाले हैं प्राइस मनी रैंकिंग टॉप 16। तो सबसे पहले टॉप 5, नंबर 1 Cam, number 2 Ryan, number 3 Gyeongo Go, number 4 Lef, number 5 Terem Ma। और अब हम नेक्स्ट 5 रैंकिंग्स अनाउंस करेंगे। 6 लूहान, 7th अमांडा, नंबर 8 यूंगो, नंबर 9 केंटो, नंबर 10 पाइथन। यहाँ पर किम मिन्हो भी शॉक हो जाता है, अमांडा 7th नंबर पर है। डायरेक्टर कहता है तो अब नेक्स्ट 5, 11th मिक्यूल, 12th बिशॉफ, 13th सेयोंग वू, 14th कार्ल, 15 रिकार्डो एंड नाउ 16th जिस पर 4.6 बिलियन वॉन का प्राइज मनी लगा हुआ है और वो है बॉन्चियोल गू। यहाँ सेयोंग का स्काउट शॉक में है क्योंकि इसमें सनु का नाम तो है ही नहीं। डायरेक्टर कहता है तो इसी तरह हमने प्राइज मनी रैंकिंग की मदद से 16 प्लेयर्स सेलेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पर सनु अभी भी सोया हुआ है। तभी सेयोंग का स्काउट कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं
आपने ऐसा क्यों किया? और सेयोंगयोन कोई भी जवाब नहीं देती और यहाँ योनवू सेयोंगयोन का उतरा हुआ चेहरा देखकर खुश हो रहा था। $4 बिलियन लगाने के बाद भी वो एलिमिनेट हो चुका है। मिनस्यो कहता है पर अभी ये खत्म नहीं हुआ। तभी डायरेक्टर कहता है तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिशनल पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना। योनवू इससे गुस्सा हो जाता है। एडिशनल पार्टिसिपेंट, ये क्या बकवास है? यहाँ डायरेक्टर कहता है 16 प्लेयर्स 16 वीआईपीज की मदद से चुन लिए गए हैं। सिलेक्शन के इस एंजॉयमेंट को बरकरार रखने के लिए हम लोग एडिशनल 4 मेंबर्स चूज करेंगे और जितने भी 15 मेंबर्स बचे हुए हैं उन्हीं में से 4 सेलेक्ट किए जाएंगे और ये सेलेक्ट किया जाएगा डेथ मैच पर, जहाँ पर सारे 15 प्लेयर्स एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और जो 4 प्लेयर्स जिंदा रहेंगे वही होंगे हमारे एडिशनल पार्टिसिपेंट्स। तो चुने हुए 16 मेंबर्स अरीना से बाहर चले जाएं। फिर हम किममिन्हो को देखते हैं जो कि सनू को उठाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी कैमरा उसे रोक देता है। मैच स्टार्ट होने से पहले कोई भी किसी प्लेयर को टच नहीं कर सकता। किममिन्हो हटते हुए कहता है अब सब तुम्हारे लक के ऊपर है, जल्दी से उठ जाओ किंग सनू। और इस डेथ मैच के लिए अरीना थोड़ा सा चेंज होने वाला है, तो इसीलिए अरीना थोड़ा ऊपर हो जाता है और नीचे लगे हैं कांटे जिसमें है करंट, मतलब अगर नीचे कोई गिरा तो वो मर जाएगा। डायरेक्टर कहता है तो ध्यान रखना अगर नीचे गिर गए तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो अब 15 प्लेयर्स के साथ मैच स्टार्ट करो। और ये कहते ही सारे प्लेयर्स एक दूसरे पर दावा बोल देते हैं। वो सब एक दूसरे को बस मारे जा रहे हैं और एक दूसरे को गिराए जा रहे हैं और नीचे गिरकर वो प्लेयर्स मर रहे हैं। और योनवू यहाँ पर खुश हो रहा था क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सनू मर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो सो रहा है। तभी एक फाइटर की नजर सनू पर पड़ जाती है। वो उसके पास आता है और उसे लात मारकर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किममिन्हो वहाँ पर आकर उसे एक पंच मार देता है। किंग सनू अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से उठ जाओ। लेकिन तभी उसके ऊपर 3 फाइटर्स एक साथ चढ़ जाते हैं। किममिन्हो सोचता है मैं एक साथ इन तीनों को नहीं रोक सकता। वो 2 फाइटर्स को पंच करके तो रोक लेता है, लेकिन तीसरे बंदे को वो नहीं रोक पाता। और तभी वो किंग सनू के पास आ जाता है और वो सनू को नीचे गिराने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैनन आकर उस पर कूद ही जाता है और वो फाइटर जाकर नीचे गिर जाता है। तभी मैनन के ऊपर एक फाइटर स्पीड के साथ आ रहा होता है, लेकिन तभी किममिन्हो उससे भी ज्यादा स्पीड में जाता है और उसे एक पंच मारकर जमीन में गाड़ देता है। तभी एक और बंदा आता है जो किममिन्हो की गर्दन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मैनन उसके कान के अंदर अपनी उंगली घुसा देता है और अब सिर्फ 8 सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। और मैनन किममिन्हो हाथ देते हुए कहता है ये सोने का वक्त नहीं है, जल्दी उठो। और दोनों एक टीम की तरह काम करने लग जाते हैं। मैनन कहता है ये तो अब डिफिकल्ट होने वाला है। किममिन्हो पूछता है क्या, क्योंकि यहाँ पर 4 फाइटर्स ने टीम अप कर लिया था इन तीनों को गिराने के लिए। और वो कहते हैं 4 वर्सेस 3 मजा आएगा। अरे नहीं, ये तो 2 वर्सेस 4 है, तीसरा तो सो रहा है, अब हमें रोक के दिखाओ। और वो चारों उन दोनों पर कूद जाते हैं। किममिन्हो स्पीड के साथ जाकर 2 लोगों को एक पंच के साथ ही रोक देता है, लेकिन तीसरा आकर किममिन्हो की गर्दन को पकड़ लेता है, पर मैनन उसे एक लात मारकर दूर कर देता है। और चौथा बंदा मैनन को पकड़ लेता है। किममिन्हो से बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक और बंदा किममिन्हो पर ही अटैक कर देता है और तीसरा बंदा जंप करते हुए सनू पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी मैनन उसे पकड़कर थोड़ा सा खींच लेता है, जिससे उसका अटैक तो मिस हो जाता है, लेकिन इससे वो जमीन टूट जाती है और इससे सनू नीचे गिरने लगता है, जिससे सेयोंगयोन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। किममिन्हो चिल्लाते हुए कहता है किंग सनू जल्दी से उठ जाओ, अपनी माँ के बारे में सोचो। सेयोंगयोन और मिन्हो दोनों शौक में हैं। एक फाइटर हंसते हुए कहता है तो अब 4 वर्सेस 2 होगा। मैनन कहता है किसने कहा, नीचे तो दे। और यहाँ सनू एक पत्थर के टुकड़े की वजह से बच जाता है और वो वहाँ से जंप करके ऊपर आ जाता है। तभी एक बंदा आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। किममिन्हो और मैनन दोनों ही खतरे में हैं, लेकिन तभी किंग सनू उसका हाथ छोड़ा लेता है। वो चौथा बंदा किंग सनू पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन किंग सनू उन दोनों का सर एक दूसरे से टकरा देता है और अभी बस 6 सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। मैनन कहता है मैं भी बोर हो रहा हूँ और वो तभी ऊपर की तरफ चलता है और उसे बहुत तेजी से नीचे पटक देता है, लेकिन यहाँ किममिन्हो को अभी भी एक बंदा पकड़ा हुआ है। लेकिन तभी उसका ध्यान सनू पर जाता है और उसकी शक्ल देखकर ही वो डर कर पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी वो टकरा जाता है हान मिनसू से। हान मिनसू कहता है अगर मरना नहीं चाहते तो निकलो यहाँ से, और ये हान मिनसू से भी डर कर भाग जाता है। हान मिनसू कहता है ओह उस बुड्ढे की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो गई है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर हूँ। और उसे देखते ही सनू उस पर अटैक कर देता है। दोनों के पंचेस एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी शॉकवेव भी जनरेट होती है। लेकिन तभी कैमरे से आवाज आती है गेम खत्म हो चुकी है, 4 मेंबर्स सेलेक्ट हो गए हैं। ये इसीलिए क्योंकि मिन्हो ने उस चौथे बंदे को मार दिया था, इसीलिए ये 4 लोग एडिशनल पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं। डायरेक्टर कहता है 4 प्लेयर्स जो कि डेथ मैच के विनर्स हैं वो कंफर्म्ड हो चुके हैं। वो हैं हान मिनसू, किममिन्हो, मैनन
और कैंग सनू। तो अब हमारे पास टोटल 20 प्लेयर्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम VIPs को उनके फेवरेट फाइटर्स से मिलने का मौका देंगे। तो इनकी मीटिंग के लिए एक एक रूम अरेंज किया जाता है। सारे कैमरास उन्हें अपने अपने रूम दिखाते हैं। यहाँ सनू का कैमरा गाइड उससे कहता है तुम्हारे पास 2 रूम है, एक रूम नंबर 6 और दूसरा रिकवरी रूम, तुम किसे चूज करोगे? और सनू चूज करता है रिकवरी रूम, सिर्फ रिकवरी के लिए। वो यहाँ पर रिकवर हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मिनसेओक आ जाता है। क्या तुम जानते थे मैं यहाँ पर रहूंगा? सनू कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर रिकवर होने के लिए आया हूँ। मिनसेओक कहता है VIPs के चुनने का राउंड अभी आने वाला है, मुझसे जितना हो पाए उतना मैं तुम्हें रिकवरी दे पाऊंगा। सेओंगयॉन और मेरे VIP दोनों को ही तुम्हारी जरूरत है। और वो मन में सोचता है लेकिन बात यह है कैंग सनू के पेरेंट्स असल में किसके पास हैं? सनू वहाँ पर सोने वाला होता है और वो अपने बाप से कहता है डैड बस थोड़ा सा रुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेओंगयॉन का रूम दिखाया जाता है जहाँ उसका स्काउट कहता है सनू कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? कैमरा बताता है उसने दूसरा रूम चूज किया है और अब वो किसी और के साथ मीटिंग में है। पर असल में सनू ने वो रूम सिर्फ रिकवरी के लिए चूज किया था। स्काउट कहता है तो मतलब अब हम सनू से बात नहीं कर सकते? कैमरा कहता है नहीं। यहाँ पर सेओंगयॉन एक हेडबैंड पहनती है। उसका स्काउट कहता है ये आप क्या कर रही हैं? सेओंगयॉन कहती है बस देखते जाओ। फिर इसके बाद डायरेक्टर कहता है कांग्रेचुलेशंस सभी प्लेयर्स को, और अब हम स्टार्ट करेंगे द टॉप 16 चॉइस इवेंट। तो कोई भी प्लेयर किसी भी VIP को चूज कर सकता है, लेकिन अगर उसी VIP ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो इसीलिए तुम्हें पीछे जाकर वेट करना पड़ेगा ताकि तुम चुने जाओ अगले राउंड में। 16 VIPs 16 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर दें और जो बाकी 4 रहेंगे उन्हें उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैनन कहता है हमें यहाँ सबसे वीकेस्ट VIP को चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे प्लेयर को VIPs टुकरा दे तो सेकंड राउंड में हम लोग बच नहीं पाएंगे। मैं तो सबसे लीस्ट VIP को ही चुनूंगा। सनू तुम किसे चुनोगे? लेकिन सनू यहाँ पर सोच ही रहा होता है। स्क्रीन पर डायरेक्टर कहता है तुम जिस VIP को चुनना चाहते हो उसके स्क्रीन के आगे खड़े हो जाओ। यहाँ पर रैंक 1 कैम अपने VIP को चूज कर लेता है जो कि यूएनवू और चा सेओंगयॉन का बड़ा भाई है। रैंक नंबर 2 रायन भी अपने VIP को चूज कर देता है। मैन सनू से कहता है अब तो नंबर 1 और नंबर 2 ने अपने VIP चुन लिए है, तो तुम किसे चूज करोगे? कैंग सनू जाकर सेओंगयॉन और योनू के सामने खड़ा हो जाता है। मिनसेओक कहता है अभी तो सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं और उसका रिकवरी स्पीड देखो, ये तो पहले से और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसने तो कोई भी डोपिंग यूज नहीं किया है, तब भी उसके फिजिक्स डोपिंग लिए हुए बंदों से कम नहीं है। ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो फ्यूचर में कैसे होगा। कैंग सनू डेफिनेटली सेओंगयॉन को चूज नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास उसकी माँ का लिखा हुआ ये हैंड राइटिंग है। तभी हम देखते हैं उसके लेफ्ट हैंड में उसकी माँ का लिखा हुआ एक दूसरा हैंड राइटिंग है जिस पर लिखा है मेरे बेटे जब तुम घर आओगे तब मैं तुम्हें सोयाबीन सूप खिलाऊंगी। यहाँ पर सनू योनू की तरफ आगे बढ़ रहा था। सेओंगयॉन का स्काउट कहता है वो उस तरफ क्यों जा रहा है? सेओंगयॉन चीफ की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ाता है और उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है मेरी माँ को सोयाबीन सूप बनाना आता ही नहीं। और इससे मिनसेओक और योनू का चेहरा देखने लायक था। यहाँ सनू जाकर सेओंगयॉन के सामने खड़ा हो जाता है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनू की माँ सेओंगयॉन को ये हेडबैंड देती है और सनू की माँ बताती है कि सनू जब 5 साल का था उसने म्यूजियम पार्क जाकर ये मेरे लिए खरीदा था और ये पहली और आखिरी बार था। सेओंगयॉन पूछती है पहली और आखिरी बार? उसकी माँ बताती है क्योंकि उसके बाद से हम छुपते हुए रहे और उसके बाद सनू वहीं पर खो गया था और उसके बाद सनू ने इस हैंडबैंड की मदद से ही अपनी माँ को ढूंढा था। हम किम मिन हो को देखते हैं जो उसी VIP को चूज करता है जिसके स्काउट ने उससे पास्ट में बात किया था। अमांडा भी अपने VIP को चुन लेती है जिस VIP को कापोएरा स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है और अमांडा भी। और अब आई है मैनन की। सिर्फ मैं ही बचा हुआ हूँ, मुझे है किसको चुनना चाहिए? मैं उसी को चूज करता हूँ जिसे सबसे कम फाइटर्स चूज करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा फाइटर्स उसे चूज करेंगे उतने ही कम में चांसेस हो जाएंगे चूज होने के लिए। तो चलो मैं इसे चुनता हूँ। लेकिन तभी उसके साथ 2 प्लेयर्स और भी आ जाते हैं। अरे यार ये दोनों क्यों आ गए? मेरे ख्याल से ये भी यही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था। लेकिन तभी मैनन जंप करते हुए उस VIP के स्क्रीन के सामने लटक जाता है। किम मिन हो से देखकर कहता है हाँ ऐसा करने से तुम सेलेक्ट थोड़ी होगे। लेकिन तभी उसका VIP भी उल्टा हो जाता है। ये मैनन तो मुझे पसंद आया। और इसी तरह से ये 2 पागल एक साथ आ जाते हैं और यहाँ योनू भी फ्रस्ट्रेटेड है। ये सब लोग तो मजे कर रहे हैं। सेओंगयॉन को भी अपना पसंदीदा फाइटर मिल गया है। मिनसेओक कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, कैंग सनू का पत्ता अभी कटने वाला है। मैंने पहले से ये सोच लिया था कि कैंग सनू को मैं हटा दूंगा क्योंकि उसके बदले हमारे पास आया है ये। और तभी हम देखते हैं योनू के सामने खड़ा हो जाता है हान मिनसू। इसे देखकर सनू भी गुस्सा हो जाता है। मिनसेओक कहता है फाइनली हमने मिनसू को अपने साइड कर लिया है। मैंने बस सनू को एक बैट की तरह यूज किया। हान मिनसू को स्पेशली डायरेक्टर ने लाया है और वो एक ऐसा बंदा है जिसके साथ तुम बात भी नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहे। मैंने उसे बस बताया कि हम सनू के पीछे हैं और इस वजह से वो तैयार हो गया।
अब बस देखते रहो हम आगे कैसे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर डायरेक्टर कहता है सारे प्लेयर्स को चुन लिया गया है और जो 4 प्लेयर्स बाकी थे जिन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो अब हम राउंड ऑफ 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये वो सारे वीआईपीज हैं जिन्होंने अपने अपने फाइटर्स को चुन लिया है और हमें सारे वीआईपीज को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने अपने फाइटर्स को चुन लिया है। डायरेक्टर कहता है अब सारे प्लेयर्स अपने अपने वीआईपीज के साथ वेट करो टॉप 16 के मैचेस शुरू होने तक। और यहाँ हम देखते हैं सियोंगयॉन के रूम में सनु आ जाता है। वो आते ही सियोंगयॉन को पकड़ता है और कहता है मुझे माफ कर देना। सियोंगयॉन कहती है ओह चिंता मत करो, तुम्हारे प्लेयर सेफ हैं। मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग फाइटर में इन्वेस्ट करना था और इस टूर्नामेंट को जीतना था। सियोंगयॉन का स्काउट कहता है तो क्या अब तुम हट सकते हो? ओह सॉरी, मैंने बस अपने मॉम का हेडबैंड देखा। यहाँ डायरेक्टर कहता है अब हम अनाउंस करते हैं सभी प्लेयर्स के मैचेस और हमें सारे प्लेयर्स के मैचेस दिखाए जाते हैं जो मैं टाइम के साथ बताता रहूंगा। और सनु का मैच होगा सीधे 3rd रैंक वाले के साथ। यहाँ सियोंगयॉन का स्काउट डर जाता है हम डायरेक्टली 3rd रैंक वाले से लड़ने वाले हैं क्या? ये तो बहुत टफ होगा। सियोंगयॉन कहती है अगर हमें जीतना है तो हमें सनु का स्टेमिना और इंजरीज केयरफुली मैनेज करना होगा। पर गियोंगो जो कि 3rd रैंक पर है उसे फेस करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। सियोंगयॉन का स्काउट कहता है पर इसे देखो ये इतना शांत क्यों है, क्या इसे डर नहीं लग रहा? तो यहाँ पर पहला मैच होगा केम रैंक 1 जो गोरखा मर्सिनरी का यूज करता है वर्सेस रिकार्डो रैंक 12 जो जीव जुत्सु का यूज करता है और इन दोनों के पास है पावर डॉपिंग। यहाँ पर सियोंगयॉन का स्काउट बताता है मर्सिनरी ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा मर्सिनरी ग्रुप है जो कि पैदा ही हुए हैं दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन्स पर और जो लोग वहाँ पर सैर करने जाते हैं उन्हें वहाँ पर कितनी मुश्किल होती है, वो वहाँ पर चल ही नहीं पाते, लेकिन ये ग्रुप वहाँ पर पैदा हुआ है। सियोंगयॉन कहती है तो ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने पावर ड्रग लिया है तो ये किसी मॉन्स्टर जैसा होगा। सियोंगयॉन का स्काउट कहता है लेकिन इसे देखो, इसे डर क्यों नहीं लग रहा? लेकिन उससे भी ज्यादा ये इस फाइटिंग वर्ल्ड का फॉर्मर चैंपियन है। और केम की जिसके साथ फाइट होगी रिकार्डो उसका वीआईपी हां जी कहता है लोग तो रिकार्डो के बारे में चिंता ही नहीं करते। उसका स्काउट कहता है पर अभी वो सबको दिखा देगा। रिकार्डो ने अभी तक एक सिंगल हिट भी नहीं लिया है अपने ऊपर क्योंकि जिन्होंने भी उस पर अटैक किया है उनके आर्म्स और लेग्स टूट गए हैं। यहाँ पर डायरेक्टर कहता है तो अब स्टार्ट होता है केम वर्सेस रिकार्डो का मैच और अब तुम्हें सेकंड डोपिंग भी मिलने वाला है। तो अब सारे फाइटर्स को दूसरा डोपिंग भी मिलने वाला है। यहाँ पर रिकार्डो स्पीड डोपिंग को इंजेक्ट करता है जिससे वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। वो कहता है तो अब मेरी स्पीड भी बढ़ चुकी है तो अब मैं हूँ अनटचेबल। और वो 1 सेकंड में ही केम के पास आ जाता है। केम उस पर पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन 1 सेकंड में ही रिकार्डो उससे डॉज करके उसे ही एक लॉक में फंसा देता है। रिकार्डो के वीआईपीज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओह उसने पकड़ लिया। रिकार्डो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम रैंक 1 पर भी हो तो, और अब मैं जीत गया हूँ। और तभी केम के हाथों से खून आने लगता है। रिकार्डो का वीआईपी कहता है ओह उसने उसका हाथ तोड़ दिया, लेकिन अभी तक वो नॉकआउट क्यों नहीं हुआ? और यहाँ पर केम उसे एक हाथ से ही उठाता है और उसे बहुत गंदा जमीन के अंदर घुसा देता है और इसका इम्पैक्ट आप देख ही सकते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा तेज शॉकवेव जनरेट होती है जिसे देखकर सनवू, किम मिन हो, अमांडा मैनन और किम मिन सू सभी शॉक हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि 1st रैंक वाला कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। कैमरा अनाउंस करता है रिकार्डो के हारने के साथ यहाँ विनर है केम और अब वो टॉप 8 में चला गया है जिसके पास अब 2 पावर डोपिंग है। यहाँ डायरेक्टर कहता है ये पहला मैच बस दिखाने के लिए था कि दूसरा डोपिंग खाने से क्या इफेक्ट होता है। तो अब आप सबको एक एक डोपिंग दिया जाएगा। तो अब सारे प्लेयर्स को एक और डोपिंग दिया जाता है लेकिन जब सनु के पास डोपिंग लाया जाता है वो उसे रिजेक्ट कर देता है। कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड सब्सक्राइब।